हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। और बात करें इसके जेनर की तो ये एडवेंचर, फैंटेसी वर्ल्ड और रोमांस से भरी हुई है, जिसकी कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले की कहानी बताई जाती है कि गॉड रेल्म के जो तीनों डिवाइन रेल्म होते हैं, हेवन, अर्थ और डिमन वर्ल्ड जो होते हैं, इन तीनों के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म की देवी वुशांगी का काम है। लेकिन 1000 साल पहले डिमन रेल्म ने बगावत शुरू कर दी थी और वो तीनों रेल्म पे राज करना चाहता था। इसीलिए देवी वुशांगी ने उस डिमन वर्ल्ड को रोकने के लिए उस डिमन रेस के मोस्ट पावरफुल वॉरियर को सील कर दिया। लेकिन डिमन वर्ल्ड की जैसे ही प्रिंसेस ऑफ लेक कैद हुई, बट इसकी इस हरकत ने डिमन लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया। उसने गॉड्स के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। गॉड रेल्म को अब बचाने के लिए देवी वुशांगी के पास बस एक ही रास्ता था। उस गॉडेस ने अपने गॉड हार्ट का त्याग किया होता है। का सेक्रीफाइस करने के बाद उन्होंने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाया होता है जो कि गॉड्स हैंड होता है। इस गॉड हैंड का यूज करके देवी ने डिमन वर्ल्ड को तो सप्रेस कर दिया था। उस पावरफुल डिवाइन हैंड ने गॉड ऑफ वॉर ताही की मदद की डिमन वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके कारण उन तीनों रेल्म में इस तरह की तबाही मची कि गॉड ऑफ वॉर ताही का ही लेफ्ट हैंड कट के कहीं नीचे गिर गया और जिस जगह पे वो गिरा वो ह्यूमन वर्ल्ड था। तभी से ही उस वॉर के बाद देवी वुशांगी ने अपने हार्ट को सेक्रीफाइस करके जिस डिवाइन हैंड को बनाया था, उसके खो जाने के कारण जो डिवाइन वर्ल्ड होता है का मैकेनिज्म सही से काम नहीं करना पड़ा और डिवाइन रेल्म को काफी ज्यादा लॉसेस सफर करना पड़ा। गॉड ऑफ वॉर की भी सीरियस इंजरी होने के कारण उन्होंने अपने आप को सील कर लिया और देवी वुशांगी, जिन्होंने अपना हार्ट खो दिया था, उस डिवाइन हैंड की तलाश तीनों लोकों में कर रही है। अब आगे हमें उसी गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म देवी वुशांगी को दिखाया जाता है। उनकी तलाश आज खत्म होने वाली है क्योंकि आज वो अपने स्पिरिचुअल आइज से वर्ल्ड में उस डिवाइन हैंड को ढूंढ रही है। अब आगे हमें मॉर्टल रेल्म को दिखाया जाता है जहाँ पे किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और ये सेलिब्रेशन अपने देवताओं को वर्शिप करने के लिए फॉक्स क्लैन के लोग कर रहे होते हैं, जिसका हाई प्रीस्ट और इस सीरीज का मेन लीडर युआन है। यहाँ युआन अपने दोस्त तांगहुआ से कहता है कि गॉड्स के मिरेकल तो कई 1000 साल पहले ही खो चुके हैं, तो अब उनकी इस तरह से वर्शिप करने का क्या ही यूज है। इस पे तांगहुआ उससे कहता है कि हमारे फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट होने के नाते तुम्हें ये बातें करनी शोभा नहीं देती। आगे हमें युआन की बातों से पता चलता है कि युआन ही वो बंदा है जो कि उसी डिवाइन हैंड के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अब तक उसकी डिवाइन हैंड की शक्तियां अवेकन नहीं हुई हैं। इसके बारे में वो देवताओं से ही शिकायत करता है कि जब वो इसके बारे में यूज करना जानता ही नहीं, उन्हें मुझे ये डिवाइन हैंड देने की क्या ही जरूरत थी। जिस पे तांगहुआ, जो कि उन्हीं के फॉक्स क्लैन का एक हाई इमॉर्टल है, युआन को चुप रहने को कहता है क्योंकि ये उनके क्लैन का सीक्रेट है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है कि युआन ही के पास डिवाइन हैंड है। आगे हमें फॉक्स क्लैन के एल्डर को दिखाया जाता है कि युआन से कहता है कि तुम यहाँ के हाई प्रीस्ट हो, तुम्हें ही गॉड वर्शिप की सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। अब आगे फॉक्स लाइन का हाई प्रीस्ट युआन उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई घात लगा के पानी में यहाँ पे किसी हमले का इंतजार कर रहा होता है। आगे युआन गॉड्स को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है और उनके क्लैन की हिफाजत करने के लिए फरियाद करता है ताकि उनका ये फॉक्स क्लैन समृद्ध हो और उसमें शांति बनी रहे। अब सभी क्लैन वासी यहाँ गॉड की वर्शिप में लीन होते हैं कि तभी अचानक से उन पे हमला होता है। ये हमला करने वाले उसी वार घोस्ट क्लैन के होते हैं, जो कि युआन को यहाँ चैलेंज करता है कि अपने क्लैन की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास वो जो डिवाइन हैंड है वो हमें हैंड ओवर कर दो। जिस पे एल्डर उस घोस्ट क्लैन के डिप्टी कमांडर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड वर्शिप के इस सेरेमनी में इस तरह से बाधा डालने की, और देवता इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। जिसमें वो कमांडर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम उस डिवाइन आइटम को पॉसेस करने के लायक ही नहीं हो, वो डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो। आगे इन दोनों क्लैंस के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। युआन और जो तांगहुआ होते हैं वो अपने अपने इल्यूजन स्पिरिट को समन करते हैं ताकि इन घोस्ट क्लैन का मुकाबला कर सके। तभी एक बच्ची को बचाने के कारण घोस्ट क्लैन का जो डिप्टी कमांडर होता है वो युआन पे अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड तो हो जाता है, लेकिन जब वो अपने सामने ये देखता है कि उसके क्लैन के लोग किस तरह से मारे जा रहे हैं तो ये देख करके उसे रहा नहीं जाता कि तभी हम उस कमांडर को देखते हैं कि वो युआन के पास आता है और उसे जान से मारने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे युआन पानी में गिर जाता है। तभी उसकी जो डिवाइन हैंड होता है उसकी स्पिरिचुअल शक्तियां अवेकन हो जाती हैं, जिससे उस पूरे रिवर का पानी जो होता है वो आइस में चेंज हो जाता है। भाग्य वो बर्फ की चादर टूटती है और हम युआन को रीबर्थ करता देखते हैं।
उसका डिवाइन हैंड फाइनली एक्टिवेट हो चुका होता है, जिससे भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब ये देखते ही कमांडर अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में उन्हें ये डिवाइन हैंड चाहिए ही, चाहे इसके लिए इनके पूरे फॉक्सलैंड को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। आगे हम देखते हैं कि युआन में उस डिवाइन हैंड की एक्टिवेट होती ही उसमें असीम शक्ति आ जाती है, जिससे वो अपने एक ही मूव में उस घोस्ट लैंड के सभी बंदों को सप्रेस कर देता है। बाकी उसके सभी लोग उस बर्फ में जम गए होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम गॉडेस वुशवांगी को देखते हैं, क्योंकि डिवाइन हैंड के एक्टिवेशन से ये जान जाती है कि वो कहाँ है। वो उस हैंड को अब पाने के लिए धरती पे उतरती है, लेकिन युआन को उस एक्टिवेशन के कारण अब भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉर्टल बॉडी इस डिवाइन पावर को नहीं संभाल सक रही होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। अब आगे जो सभी लोग वहाँ पे नजारा देखते हैं, इससे हैरान रह जाते हैं। वो अपने सामने इस तरह से देवी वुशांगी को जब आते देखते हैं तो उसे वर्शिप करने के लिए उनका नमन करते हैं। आगे वुशवांगी अपना हाथ बढ़ाती है युआन की तरफ, और उसका डिवाइन हैंड जो कि उसके हार्ट से बनाया गया है तुरंत ही उसकी तरफ खींचता चला आता है। जैसे ही वुशवांगी युआन का हाथ पकड़ती है, एक्टिवेशन के कारण युआन के अंदर जो पेन होता है वो दूर हो जाता है। वो गॉडेस को बस देखता ही रह जाता है। आगे देवी वुशवांगी युआन के हार्ट में अपने हार्ट को महसूस करती है, लेकिन ये सोचते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। और युआन अभी बस सोचता ही रह जाता है कि अभी अभी उसके साथ आखिर क्या हुआ था। अब अगले सीन में हमें डिवाइन रिल्म को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि देवदूत है। पूरे डिवाइन रिल्म में ये खबर पहुंचा रहा होता है कि डिवाइन हैंड को ढूंढ लिया गया है, जो कि देवी वुशवांगी के डिवाइन हार्ट से बनाया गया था। इसकी खबर जैसे ही गॉडेस ऑफ ब्रोसेट को मिलती है, जो कि जरी और मोती से रिलेटेड कलाकृति की देवी है। ये गॉडेस यहाँ वुशवांगी की सिस्टर भी होती है। वुशवांगी के पास वो पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास वो हैंड क्यों नहीं है जबकि तुमने उसे ढूंढ लिया है। इस पे वुशवांगी उसे बताती है कि वो जो डिवाइन हैंड है वो उस मॉर्टल इंसान के बॉडी से कनेक्टेड है। अगर फोर्सफुली वो उस डिवाइन हैंड को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, वो ह्यूमन जो है वो मारा जाएगा। इस पे गॉडेस हान भी उसे समझाते हुए कहती है कि उस डिवाइन हैंड के अंदर अब भी तुम्हारा डिवाइन हार्ट है, अगर वो मॉर्टल ह्यूमन मर जाता है तो तुम भी बिखर जाओगी। इस पे वुशवांगी ये इरादा कर लेती है कि वो उसे अप्रोच करने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड जाएगी। इसके बाद ये प्लान करेगी कि आगे उस डिवाइन हैंड को बिना उस बंदे को नुकसान पहुंचाए कैसे लेना है। जिस पे गॉडेस हानवी उसे ये बताती है कि अगर तुम बिना परमिशन के मॉर्टल वर्ल्ड में गई, इस पे डिवाइन वर्ल्ड के जो लॉर्ड है वो काफी तुमसे नाराज हो जाएंगे, और उनके प्रचंड क्रोध को तो तुम जानती हो, जिसके कारण तुम्हारी दैवी शक्तियां भी तुमसे छीनी जा सकती हैं। अब आगे ये दोनों उसे जिद करने लगते हैं कि वो उन्हें छोड़ करके मॉर्टल वर्ल्ड में ना जाए। इस पे वुशवांगी उनसे कहती है कि उसने खुद अपने हाथों से डिवाइन हैंड को बनाया था, तो वो ये नहीं चाहती कि ये जो उसका डिवाइन हैंड है वो किसी गलत हाथों में चला जाए, क्योंकि इसमें अपार शक्तियां हैं। अगर किसी बुरे इंसान के हाथों में ये आ जाता है तो वो इन तीनों लोगों को अस्त व्यस्त कर देगा, और इसे ही रोकने के लिए मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही होगा। आगे वो बताती है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि 10,000 साल पहले ही मैंने उस मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का इंतजाम कर लिया था, जिसके लिए मुझे डिवाइन लॉर्ड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और वुशवांगी ने गॉड रेल्म और अर्थ रेल्म को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा स्काई रीचिंग टावर वाला मैकेनिज्म बिल्ड किया होता है, इसके थ्रू वो बिना किसी परमिशन के मॉर्टल वर्ल्ड में आ जा सकती है। लेकिन उस वॉर के कारण इसके कई सारे पुर्जे अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम करता है, इसलिए अब वो अपने द्वारा बनाए गए इसी टावर का यूज करेगी मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए। आगे हम गॉडेस वुशवांगी को देखते हैं, जो कि उस टावर के थ्रू मॉर्टल वर्ल्ड में अब जा रही होती है। यहाँ जो गॉडेस हान भी होती है वो उसकी रक्षा करने के लिए एक खास तरह का ब्रेसलेट भी देती है, ये कहते हुए कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड में एक ह्यूमन बन के जाओगी। ये ब्रेसलेट तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की सुरक्षा करेगा, और अभी मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। इस ब्रेसलेट में मैंने मैजिकल पावर को इंजेक्ट कर दिया है, जो तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारी दैवीय शक्तियों के बिना भी तुम्हें सेफ रखेगा। अब अगले सीन में हमें मॉर्टल वर्ल्ड के उसी फॉक्सलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ मेड्स को सिलेक्ट करने के लिए एक कंपटीशन करवाया जा रहा होता है। बहुत सारी लड़कियां इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं, और वो उसी क्लैन की तरफ बढ़ रही होती हैं। और इन लड़कियों में ही एक गॉडेस वुशवांगी होती है, जो कि अब अपने मानव रूप में इस मॉर्टल वर्ल्ड में आई होती है। यहाँ पे वो अपने मैजिकल पावर्स का तो यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन वो गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म होती है, इसीलिए वो अपने मैकेनिकल आर्ट का तो यूज कर ही सकती है। इसी आर्ट का यूज करते हुए वो किसी भी चीज को बना सकती है। अब आगे यहाँ सिलेक्शन शुरू करवाने के लिए उन सभी मेट्स का कंपटीशन करवाया जाता है। जिन मेट्स में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस होगा सिर्फ उन्हें ही चूज किया जाएगा। आगे उन्हें बताया जाता है कि अगर उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया तो उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी होगी। इस मेट के सिलेक्शन के लिए टोटल 18 राउंड्स का आयोजन किया गया है।
जिसके सबसे पहले राउंड में उन्हें म्यूजिकल टेस्ट देना होगा। यहाँ सभी मेड्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बचा करके यहाँ अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। अब आगे वो शिवांगी के साथ उसका देवदूत वो छोटा सा लड़का भी आया होता है, उसका नाम लेकर के पुकारता है, जिसपे वो शिवांगी उससे कहती है कि यहाँ वो कोई देवी नहीं है बल्कि एक आम सी मॉर्टल ह्यूमन है। इस वर्ल्ड में उसका नाम जी तानियन है। अब आगे हम उसे तानियन कह के ही बुलाएंगे। अब आगे हम तानियन को देखते हैं जो कि उस वीणा को प्ले करने के बजाय उसे रिपेयर करने लगती है। जब इसकी वजह उससे पूछी जाती है तो तानियन यहाँ पे बताती है कि वो एक ऐसा म्यूजिकल बॉक्स बनाना चाहती है जिससे हमेशा के लिए लगातार इससे म्यूजिक बजता ही रहे। इस पे तानवा वहाँ पहुँचता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कारपेंटरी के लिए ये जगह सही नहीं है, तुम्हें अगर अपने इस तरह के स्किल्स दिखाने हैं तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। अब लड़कियां उसे देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि वो इस क्लैन में काफी ज्यादा हैंडसम और पॉपुलर जो होता है। तभी वहाँ पे युआन तांगहुआ को ढूंढते हुए आता है जो कि अपनी क्रेन की सवारी पे होता है और काफी स्टाइल के साथ वहाँ पे लैंड करता है, लेकिन उसका जो क्रेन होता है वो जा करके पत्थर से टकरा जाता है। इस पे युआन उस क्रेन को ही कोसते हुए कहता है कि हमेशा इस बेवकूफ की वजह से मुझे इन लड़कियों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। स्टूपिड बर्ड कहीं कि तुम अच्छे से क्यों नहीं उड़ सकते। आगे उस कैरेज का पहिया उड़ते हुए यहाँ तानियन के पास ही गिरने वाला था। युआन उसे बचाते हुए थाम लेता है। अब तानियन जब उसके पास होती है तो ये समझ जाती है कि ये वही है, लेकिन युआन ने अपने हाथों में एक खास तरह का ग्लव पहना होता है, इसके वजह से तानियन उस डिवाइन हैंड की ऑरा को महसूस नहीं कर पाती। अब आगे तांगहुआ जो होता है वो युआन से यहाँ आने का मकसद पूछता है। युआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और वैसे भी मैं भी यहाँ अपने लिए कोई मेड सिलेक्ट करने आया हूँ। अब आगे तानियन उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं आपकी मेड बनना चाहती हूँ, लेकिन तांगहुआ जो होता है वो यहाँ युआन से कहता है कि हम इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इसके इरादे सही नहीं लगते, इसीलिए ये इस क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकती है। जिस पे तानियन उससे कहती है कि अगर मैं आपकी कैरेज को फिक्स कर दूँ तो क्या आप मुझे अपनी मेड बनने का मौका देंगे, जिस पे युआन उस शर्त को मान जाता है और आगे हम तानियन को उस कैरेज को ठीक करता हुआ देखते हैं। आगे वो अपनी छोटी सी पोटली से कई सारे औजारों को बाहर निकालती है और अपना काम शुरू करने लगती है। आगे जो तांगहुआ होता है वो युआन से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने मार्क्स और इस ग्लव को हमेशा पहने रहना होगा क्योंकि तांगहुआ ने ही अपनी पूरी मैजिक पावर का यूज करके इस मार्क्स को बनाया है, जिसके कारण ही उसकी डिवाइन हैंड की ऑरा बाहर नहीं निकल सकती। और इसी का थैंक्स कहने के लिए युआन यहाँ पे आया है। अब आगे तांगहुआ के ये पूछने पर कि आखिर तुम अपने लिए एक मेड की तलाश क्यों कर रहे हो, युआन इस बात का तो जवाब नहीं देता। तभी तानियन का काम खत्म हो जाता है और वो उन दोनों से कहती है कि उसने कैरेज को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। इसके साथ ही उसने ऐसी हाई क्वालिटीज को इसमें इंस्टॉल कर दिया है जिसके कारण इसकी स्पीड भी अब इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही उसने इन सीढ़ियों का भी इंतजाम किया है ताकि आराम से इस कैरेज पे चढ़ा जा सके। रात में ट्रैवल करने के लिए इस कैरेज में उसने लोटस लैंप्स भी लगाए हैं और इसमें म्यूजिक के सुनने का सिस्टम भी लगाया गया है। आगे वो युआन से कहती है कि अगर आप मुझे अपनी मेड चूज कर लेते हो तो मैं इस कैरेज को और भी फर्दर अपग्रेड कर सकती हूँ। इसमें मैं ऐसा एटमॉस्फेयर को चेंज करने वाला सिस्टम लगाऊंगी, गर्मियों में ठंडक देगा और ठंडी रातों में गर्माहट का एहसास दिलाएगा एक हीटर की वजह से। आगे वो उससे कहती है कि वो उसमें एक ऐसा रोटेटिंग मैकेनिज्म लगाएगी जिसे उड़ाने के लिए किसी भी क्रेन की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक ही उड़ेगा। ये सुनकर युआन तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तानियन को जीनियस कहने लगता है। अब आगे वो तांगहुआ से ये कहते हुए कि ये लड़की अब से मेरी हुई और बाकी मेट्स में तुम अपने लिए चूज कर सकते हो कि तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे युआन और तांगहुआ इन दोनों को ही तानियन पे शक होता है क्योंकि उसने अपने औजारों को रखने के लिए एक ऐसा एंशिएंट बैग यूज किया था जिसमें इन्फिनिट स्पेस था। इस तरह का बैग किसी आम लड़के के पास हो ही नहीं सकता। उन्हें उस पे शक हो रहा होता है कि जरूर ये उस घोस्ट क्लैन के द्वारा भेजी गई कोई जासूस होगी जो कि यहाँ पे किसी इरादे से आई है, क्योंकि जब से ये यहाँ पे आई है ये मेरे बस डिवाइन हैंड को ही घूरे जा रही है, इसीलिए हमें इस पे नजर रखनी होगी और इस पे नजर रखने के लिए इसे मुझे अपनी मेड बनाना ही होगा। इस पे तांगहुआ युआन से कहता है कि फिर भी तुम्हें उस लड़के से सतर्क रहना चाहिए, जिस पे युआन उससे कहता है कि जब इतनी बड़ी मछली खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गई है तो बिना इसका शिकार किए मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब आगे ये फ्लैशबैक खत्म होता है और युआन अपनी मेड के साथ अपने मैंशन में पहुंचता है जहाँ के रूल्स के बारे में वो उसे बता रहा होता है। अब ये एक तरह का एंशिएंट पैलेस होता है और जैसे ही युआन इसके बारे में बताने लगता है तानियन उसे अपने आसपास नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाता है कि लगता है कि उस जासूसन ने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो यहाँ आते ही अपने जासूसी के काम में जो लग गई है। कि तभी वो नीचे किसी चीज से टकराता है तो देखता है कि तानियन तो वहाँ पे बने एक स्टैचू को काफी घूर रही होती है, क्योंकि उसे इसी तरह की चीजों में इंटरेस्ट होता है और वो ये सोच रही होती है कि बिना कोई दैवी शक्ति के आखिर मॉर्टल ह्यूमंस जो होते हैं इस तरह की कमाल की नक्काशी अपने हाथों से ही सिर्फ कैसे कर लेते हैं।
जिसपे युआन उससे कहता है कि मैं यहाँ का हाई प्रीस्ट हूँ, तुम्हें इन सब चीजों पे नहीं बल्कि मुझ पे फोकस करना चाहिए। अपने साथ उसे ले जाता है और एक छोटे से झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अब से तुम यहीं पे रहोगी। जिसपे तानिन उसे बताती है कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं बल्कि मेरे साथ भी कोई आया है। ये एक ऑटोमेटन है, मीन्स की एक मशीनी मानव है, जिसे देखते ही युआन समझ जाता है इस तरह की टेक्निक तो 1000 साल पहले ही खोज आ चुकी है, जिससे इस तरह के ऑटोमेटन बनाए जाते थे। लेकिन अच्छा है ये मशीनी मानव जब तुम अपने साथ लाई हो, तुम्हारे साथ साथ ये मुझे भी सर्व करेगा। लेकिन ये देखने से ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा है कि तभी वो ऑटोमेटन जो होता है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे देखता है। इसे युआन का दिल तो वहीं पिघल जाता है और वो तानिन के साथ इसे भी रहने के लिए परमिशन दे देता है। अब आगे तानिन उसकी डिवाइन हैंड की तरफ ही घूर रही होती है। ये डिसाइड कर लेती है कि सबसे पहले उसे इस डिवाइन हैंड को वेरीफाई करना होगा कि क्या ये वही बंदा है जिसके पास वो डिवाइन हैंड है। और हमें दिखाया जाता है कि अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो युआन होता है वो वीणा बजा रहा होता है और तानिन यहाँ पे चाय सर्व करने आई होती है। लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसे किसी भी तरह से उसकी डिवाइन हैंड को वेरीफाई करना है, इसलिए वो जानबूझ करके उस कप को उसके हाथों में गिरा डालती है ताकि वो इसे साफ करने के बहाने से इसके ग्लव्स को उतार सके। लेकिन युआन भी उसकी चाल को समझ चुका होता है। अपने डिवाइन हैंड के मैजिक का यूज करके उस गर्म चाय की जो गर्माहट होती है उसे जमा देता है और उस डिवाइन हैंड को चेक करने का इन दोनों का प्लान यही फेल हो जाता है। अब आगे युआन उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पे युआन से मिलने के लिए उसका गुप्तचर जीफे आया हुआ था। जीफे उसका एक जासूस है जो घोस्ट क्लैन के अगले अटैक के बारे में यहाँ बताने आया है। लेकिन जीफे उससे कुछ कह पाता युआन उसे चुप करने को कहता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि तानिन उसी घोस्ट क्लैन की ही एक जासूस है, तो उसके बारे में इसे कुछ ना पता चल जाए। इसलिए वो चीफो को ये बताता है कि वो ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट कल ही जाने वाले हैं ताकि वो बैरियर को रीइंफोर्समेंट कर सके। जानबूझ करके उसने ये बात कही होती है ताकि तानिन इसकी बात को सुन ले। युआन जैसे ही तानिन वहाँ से चले जाती है जीफे से पूछता है कि क्या तुमने इसके बैकग्राउंड का पता लगाया है, जिसपे जीफे उसे ना में जवाब देता है क्योंकि तानिन तो एक गॉडेस है जिसके बारे में मॉर्टल वर्ल्ड में क्या ही जानकारी मिलेगी। इस बात ने युआन को और परेशान कर दिया होता है और उसका तानिन के जो खिलाफ शक होता है वो और भी बढ़ चुका होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब तानिन फिर से उस डिवाइन हैंड को चेक करने के लिए युआन के कमरे में जाती है। ऑटोमन से कहती है कि वो दरवाजे पे रुक करके ही यहाँ की गार्डिंग करे, जैसे ही यहाँ कोई आने वाला होगा तो इशारा करके उसे बता दे कि वो अपने साथ एक वेपन भी ले जाती है ताकि डिवाइन हैंड का पता होते ही वो इस हैंड को काट डाले। जिसपे ऑटोमन उसे बोलता है कि अगर वेपन ले जाना ही है तो उसे छुपा करके ले जाओ, बड़े वेपन को यूं लेके जाओगी तो किसी को भी शक होगा ही। और उस कैंची को वो अपने मैजिक से छोटा कर लेती है ताकि वो उस ग्लव्स को काट सके। आगे तानिन उसके कमरे में जाती है जहाँ युआन घोड़े बेच करके सोने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है और जैसे ही तानिन उसके ग्लव्स को काटने के लिए उसके पास बढ़ती है युआन जानबूझकर यहाँ करवट लेता है। अपने हाथ से तानिन को इतनी जोर से दबा रहा होता है कि वो उठ भी नहीं पाती और जैसे यहाँ तानिन उठने की कोशिश कर रही होती है कि तभी युआन अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। अब तानिन इस कंडीशन में फंस जाती है क्योंकि अगर वो जरा भी यहाँ स्ट्रगल करेगी उठने के लिए तो ये युआन जान जाएगा। इधर युआन मन ही मन सोच रहा होता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरे इस चंगुल से कैसे बचते हो। थोड़ी देर ऐसे ही कंडीशन में गुजर जाता है और यहाँ तानिन सो जाती है। इस चीज को देख करके युआन हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस किस्म की जासूस है जो इतनी बेखबर यहाँ पे अपने दुश्मन के पास सो रही है। तानिन युआन के इतने करीब सोई होती है जिस बात ने युआन को घबरा दिया होता है, जिसके कारण उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगती हैं और इसी बेचैनी में उसकी पूरी रात बीत जाती है। यहाँ तानिन उठती है लेकिन वो अपने सामने युआन को नहीं देखती, बस टेबल पे उसका जो वेपन वो कैंची थी वही रखा हुआ रहता है। इधर दूसरी तरफ युआन जो होता है उससे मिलने के लिए तांगहुआ आया हुआ होता है जो उसे चिढ़ाते हुए पूछ रहा होता है कि मैंने सुना है कि कल रात तुमने उसी जासूस के साथ बिताई है। जिसपे युआन उससे कहता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, हो सकता है कि वो जो जासूसन है वो मुझ में इंटरेस्टेड हो या वो मुझे लाइक करती हो। कि तभी हमें तानिन को दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइन हैंड को वेरीफाई ना करने की वजह से काफी ज्यादा सैड होती है। अभी यहाँ उसकी सिस्टर गॉडेस हानवी का उसे मैसेज आता है जो उससे पूछ रही होती है कि वहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में सब कुछ कैसा चल रहा है। ऑटोमन यहाँ बताना शुरू कर देता है कि ये गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म है। ये शक्तियाँ होने के बाद भी अब तक ये अपने डिवाइन हैंड को टच नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी यहाँ जो गॉडेस हानवी होती हैं वो उसे सावधान रहने के लिए कहती हैं। अब आगे जो इधर युआन होता है वो तांगहुआ से कह रहा होता है कि हमें उस पर इतना भी ज्यादा शक नहीं करना चाहिए और वैसे भी इस पूरे फॉक्स क्लैन का मैं हाई प्रीस्ट हूँ। क्लैन की पूरी सेफ्टी मेरे ही हाथों में है, तो आखिर वो मुझे अप्रोच करने के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी।
कि युवान यहाँ उसे बताता है कि उसने जीफे को उसके बैकग्राउंड का पता लगाने तो बेचा था, लेकिन अब तक उस तानियन के बैकग्राउंड का भी उसे पता नहीं चला है। इसीलिए सिर्फ शक के बलबूते पे हम किसी इनोसेंट को तो इस तरह से नहीं मार सकते जब तक कि उसका क्राइम साबित ना हो जाए। दूसरी तरफ जो ऑटोमन होता है वो तानियन पे झिड़क रहा होता है कल रात के लिए, क्योंकि वो बहुत दयालु है और अपने ही डिवाइन हैंड को वो पाने के लिए कुछ आक्रामक नहीं कर रही है। इधर दूसरी तरफ युआन तांगहुआ से कह रहा होता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी जल्द ही एक्सपोज कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक और दिन की मोहलत दो, फिर देखो मैं उस मेड के साथ क्या करता हूँ। जिसपे तांगहुआ उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है हमें अभी ही करना होगा। इधर दूसरी तरफ ऑटोमन भी तानियन से कह रहा होता है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। उस डिवाइन हैंड को पाने के लिए उसके हाथों को ही उसके धड़ से अलग कर दो। अब दोनों ही यहाँ पे तैयार होते हैं। युआन एक सुनसान जगह पे अकेला बैठा होता है ताकि तानियन उसे अप्रोच करने के लिए आगे आए। तानियन भी अपने पीछे एक शार्प हथियार को छुपाए आगे बढ़ रही होती है युआन की तरफ, और इधर तांगहुआ भी युआन को गार्ड कर रहा होता है कहीं दूर से। आगे तानियन युआन के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था, जिसपे युआन अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए यहाँ पर बताने लगता है जब से उसने अपने फॉक्सलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डिवाइन हैंड का यूज किया है, उस एक्टिवेशन के कारण उसके हाथ में लगातार पेन हो रहा है, इसके कारण उसके हैंड फ्रीज होना शुरू हो गए हैं और यही चीज मुझे धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। आगे युआन इतना कहते ही उन ग्लव्स को उतार देता है, जिससे तानियन उसके डिवाइन हैंड को देख के वेरीफाई तो कर लेती है, लेकिन अभी युआन के लिए उसे सैड फील हो रहा होता है कि युआन की एक मॉर्टल बॉडी है जो कि इस डिवाइन हैंड की मैजिकल पावर को नहीं सह पा रही है, जिससे तानियन सोचने लगती है कि अभी उसे एक और सेफ तरीका ढूंढना होगा जो जल्द से जल्द इस मॉर्टल बॉडी से इस डिवाइन हैंड को अलग कर पाए बिना युआन को कोई तकलीफ दिए हुए। बागे तानियन उससे बड़ी ही प्यार से पूछ रही होती है, क्या इस डिवाइन हैंड के अवेकन होने से आपको कोई पेन महसूस होता है? जिस पे युआन उसे जवाब देता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हार्ट में किसी ने खंजर घोंप दिया हो और थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी, ऐसा उसे पेन होता है। लेकिन फिर अचानक युआन उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम मेरी बहुत परवाह कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना ही अच्छा लगता हूँ? जिसपे तानियन भी उससे कह ही डालती है कि क्यों ना होगी भला मुझे तुम्हारी परवाह, मेरा दिल जो तुम्हारे पास है। ये सुन करके तो उस तांगहुआ को तो जैसे शौक लग जाता है कि इनके इस रोमांटिक बातचीत में मैं कहाँ फंस रहा हूँ। आगे युआन भी यही सोच रहा होता है कि लगता है कि इस लड़की को वाकई में मुझसे प्यार हो गया है, कहीं ये मुझे रिझाने के लिए ये सब नाटक तो नहीं कर रही है। कि तभी तानियन अपने पास से वो वेपन निकालती है और उसके पास जो लोटस रहता है उसे काटती है। लेकिन इसी समय जो तांगहुआ होता है वो समझता है कि तानियन यहाँ पे युआन पे अटैक करने वाली है और इस अटैक से बचाने के लिए वो तानियन पे अटैक करता है, लेकिन यहाँ युआन तानियन को बचा लेता है उसे ऊपर ले जाते हुए। अब आगे इनकी नजरें मिलती हैं और जैसे इनके लिए तो वक्त थम ही जाता है, ये एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यहाँ जो तानियन होती है वो युआन के हाथों पे अपना हाथ रख के अपने हार्ट को महसूस करती है और यहाँ उससे कहती है कि आज फाइनली मैंने अपने दिल को पा ही लिया है, कि तानियन ने अपने हार्ट का ही तो सेक्रीफाइस किया था इस डिवाइन हैंड को बनाने के लिए। आगे जैसे ही युआन के हाथ को वो टच करती है, युआन को डिवोरेशन के कारण जो पेन हो रहा होता है वो चला जाता है और उसका हाथ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। युआन इस तरह से तानियन को अपने बाहों में खोता देख उसके कान में कहता है कि तुम्हें लगता है कि सचमुच में मुझसे प्यार हो गया है, और वो उसे नीचे लाता है और मानो वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी तांगहुआ वहाँ पे आ जाता है, इन दोनों को अलग करता है और वो तानियन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मात्र एक मेड हो, तो आखिर तुम यहाँ किस इरादे से आई हो और यहाँ पे तुम युआन को मारना क्यों चाहती हो? जिसमें तानियन उसे कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस उस लोटस की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रही थी, इसकी पावर से मास्टर का जो डिवाइन हैंड है वो नरिश हो पाए और इस नरिशमेंट से इस डिवाइन हैंड के अंदर जो पेन हो रही होती है वो दूर चली जाएगी। इस पे तांगहुआ उसकी बात को नहीं मानता, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे दिखावा कर रही हो, हमने जो आज हाई प्रीस्ट को मारने की कोशिश की है इसके लिए मैं तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। कि तभी युआन उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग यहाँ इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक सिग्नल भेजा जाता है और ये सिग्नल जीफे ने ही भेजा था उस ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट से। अब ये लोग जीफे के सिग्नल के बारे में पता लगाने के लिए उसी मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे तानियन भी जाने के लिए युआन से पूछती है। अब युआन भी यहाँ तानियन का पर्दाफाश करना चाहता था, इसीलिए वो अपने साथ उसे चलने की परमिशन दे देता है। अब आगे ये दोनों उसी क्रेन पे बैठते हुए मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे तानियन यही सोच रही होती है कि ये जो डिवाइन हैंड है इसके बॉडी से कनेक्टेड है, जिसके कारण एक्टिवेशन के दौरान इसे सर्व पेन हो रहा होगा
और इस पेन को ही हटाने के लिए तानियन को जल्द से जल्द युआन को स्काई रीचिंग टावर जो कि यांडू में है वहाँ ले जाना होगा, ताकि वो इस डिवोरेशन के इफेक्ट को कम कर सके। और जब तक कि तानियन युआन को वहाँ नहीं ले जाती, युआन को ये दर्द सहना ही होगा। बाकी वे दोनों उसी ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में पहुँचते हैं, जहाँ पे घनघोर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अचानक से तानियन को एक अजीब सी सुगंध आती है, जिसके बारे में वो युआन से पूछती है। तो युआन इस सुगंध के बारे में बताता है कि ये एक यूनिक सेंट है जो कि हमारे फॉक्स क्लैन से ही बिलोंग करती है। ये सेंट तभी आती है जब फॉक्स क्लैन का कोई बंदा अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करता है। आगे जब युआन पहुंचता है तो उसे खून के धब्बे नजर आते हैं। उस धब्बे को फॉलो करते हुए जब वो आगे जाता है तो उसे अपने दोस्त यानी कि उसी जासूस जीफी की बॉडी मिलती है, जो कि हवा में यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ युआन सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ कि तभी यहाँ पे वही वॉर घोस्ट क्लैन के जो बंदे होते हैं, ये उनका बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है और युआन इस ट्रैप में यहाँ फंस चुका होता है। चारों तरफ से उस घोस्ट क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं यहाँ युआन पे अटैक करने लगते हैं, डिवाइन हैंड को पाने की लालच में। युआन यहाँ जैसे तैसे करके उनके तीरों के अटैक से बच रहा होता है। तभी उस घोस्ट क्लैन का एक मेंबर वहाँ पे आता है, जो युआन से कहता है कि जल्द से जल्द इस डिवाइन हैंड को हमारे हवाले कर दो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब यहाँ वो एक हंटर से युआन पे अटैक करने लगता है। इसे युआन काफी आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है कि तभी वहाँ घोस्ट क्लैन के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और सभी एक साथ यहाँ युआन पे अटैक करते हैं। युआन अपने उसी डिवाइन हैंड का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। शील्ड को जैसे ही वो बंदे टच करते हैं दूर गिर जाते हैं। अब आगे हम युआन को देखते हैं, जो कि उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अपने शॉट को अवेकन करता है। तो उसी डिवाइन हैंड की शक्ति से ये जो तलवार होती है वो ग्लो करने लगती है और उसी शॉट से वो उन घोस्ट क्लैन के सारे मेंबर्स के परखच्चे उड़ा रहा होता है। अब आगे ये सब छुप करके तानियन देख रही होती है कि तभी वो जो घोस्ट क्लैन का एक मेंबर होता है वो तानियन को धर दबोचता है और बंदी बना करके युआन के सामने ले जाता है और उसे धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम अपने आप को यहाँ सरेंडर नहीं करते हो तो इस लड़की को हम मार डालेंगे। जिसपे युआन उसे कहता है कि ये लड़की तो तुम्हारी ही भेजी हुई एक स्पाई है, अपने ही जासूस के साथ तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि हम वॉर घोस्ट क्लैन के वॉरियर्स हैं और तुमसे निपटने के लिए हमें इस तरह के मॉर्टल्स के साथ एसोसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम इस लड़की को नहीं रखना चाहते तो इसे लेकर के हम तुम्हें नहीं धमकाएंगे। ऐसा कहते ही वो अपने शॉट से तानियन पे अटैक करता है और उसके सामने ही तानियन को मार डालता है। अब यहाँ युआन उसे उठाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वही बंदा पीछे से यहाँ युआन पे अटैक करता है, जिसके कारण उसका मास्क टूट जाता है। अब उस मास्क के टूटने के कारण डिवाइन हैंड की जो ऑरा होती है वो रिलीज होती है। इधर दूसरी तरफ उस घोस्ट क्लैन के बंदे ने ब्लड फॉर्मेशन के जरिए एक ऐसे चेन्स को क्रिएट किया होता है जो कि उस चेन से युआन को कैद कर लेता है। लेकिन यहाँ अभी युआन उस तानियन के बारे में ही सोच रहा होता है। अचानक से यहाँ तानियन की मौत उसे बहुत ज्यादा सदमा देती है और तानियन के साथ बिताया हुआ टाइम उसे याद आने लगता है और इसी बात की याद ने उस डिवाइन हैंड की जो एनर्जी होती है उसे और भी ज्यादा इंक्रीज करती होती है। इसका यूज करते हुए वो जमीन पे एक ऐसा पंच मारता है जिसके कारण वो पूरी जमीन वहाँ बर्फ की तरह जम जाती है। जितने भी घोस्ट क्लैन के बंदे होते हैं उनके जमने के साथ साथ यहाँ तानियन भी जम जाती है। आगे युआन जैसे तैसे करके तानियन के पास पहुँचता है। यहाँ उसकी कही हुई बात उसे याद आ रही होती है, जहाँ तानियन ने उसे कहा होता है कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। आगे तानियन की मौत ने युआन को काफी ज्यादा उदास कर दिया होता है और वो उसकी मौत का रीजन अपने आप को ही समझता है। इस बात की माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है कि वक्त रहते वो तानियन को बचा नहीं पाया, लेकिन वो वादा करता है कि वो अपने अगले जन्म में इसकी पूर्ति जरूर करेगा। इधर दूसरी तरफ हम तानियन को देखते हैं जो कि बर्फ में पूरी तरह से जम चुकी होती है। बात होती है और हम देखते हैं कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि गॉडेस हानवी ने तानियन के प्रोडक्शन के लिए जो ब्रेसलेट दिया था वो ग्लो करने लगता है, क्योंकि तानियन तो गॉडेस शिवांगी ही होती है जो कि एक इमॉर्टल है, तो इतनी आसानी से मर नहीं सकती थी। इसीलिए उस ब्रेसलेट से निकलने वाली एनर्जी जो होती है वो उस बर्फ को तोड़ देती है। इसकी टूटते ही तानियन की जो ह्यूमन बॉडी होती है वो वापस से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो ब्रेसलेट जो कि गॉडेस हानवी ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया था वो टूट जाता है। इसके कारण उसकी बहन जो कि गॉडेस हानवी है उसे कहती है कि अब वो उसकी इससे ज्यादा रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि तानियन को बचाने के लिए जो उसने ब्रेसलेट दिया था उसका यूज करने के लिए उसे तोड़ना पड़ा।
इधर हम देखते हैं कि तानियन तो बच जाती है, लेकिन उसकी मौत का गम युआन को खाई जा रही होती है। युआन को तानियन के मरने का अभी भी गिल्ट फील हो रहा होता है और जिस दिन से तानियन की उसकी मुलाकात होती है वो उसी टाइम के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ जैसे ही वो तानियन को याद करते हुए उसका नाम लेता है, तानियन यहाँ पीछे से आवाज देती है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया। तो अचानक तानियन को इस तरह से जिंदा खड़ा देख करके युआन को लगता है कि जैसे उसकी आत्मा है यहाँ पे। वो उससे इतना ज्यादा डर जाता है कि उससे पूछ रहा होता है कि तुम तो मर गई थी ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे तानियन उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरा दिल है, तो ऑफ कोर्स मुझे वापस तो आना ही था। इसे बेचारा युआन डरते डरते उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम एक ह्यूमन हो या घोस्ट हो। जिस पे तानियन उसे सही जवाब देती है कि ना तो मैं ह्यूमन हूँ और ना ही मैं घोस्ट हूँ, और इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। जिस पे युआन उससे कहता है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और अभी मुझे स्वर्ग नहीं जाना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। जिस पे तानियन उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाने आई हूँ, जहाँ पे तुम्हारे इस डिफोरेशन के कारण जो तुम्हारे डिवाइन हैंड में ये जो पेन होता है इसका इलाज कर सकूं। युआन को अभी यकीन नहीं होता है कि तानियन जिंदा है और वो उसे घोस्ट ही समझ रहा होता है। इसी तानियन उसे अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ती है। वो डर के कारण यहाँ ऊपर छलांग लगा देता है उस बाथटब से, उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। लेकिन उसके इस अटैक को तानियन आराम से रफा दफा कर देती है और आगे ये कहते हुए कि मास्टर मैं आपको नहीं हर्ट करूंगी, वो जैसे उसके करीब बढ़ती है युआन ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि जरूर ये तानियन की अतिरिक्त आत्मा है जो कि मुझे मारने आई है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और उसे ये कहते हुए वहाँ पे एक जोरदार अटैक करता है कि अगर तुम मेरे करीब जरा भी आई तो मैं फिर तुम्हारा बहुत ही बुरा हश्र करूंगा। तानियन उस बर्फ की दीवार के सामने ही रुक जाती है और इसी का मौका पा करके युआन अपने क्रेन में सवार होता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। और बेचारी तानियन ये देख करके हैरान रह जाती है कि आखिर ये मुझसे इतना डर क्यों रहा है, सच में ये बंदा तो यहाँ से भाग गया। इधर युआन को देखते हैं जो कि उस डिवाइन हैंड के फिर से एक्टिवेट होने के कारण उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि तानियन तो वहाँ पे मर गई थी, आखिर ये जिंदा वहाँ से कैसे आई, आखिर वो है क्या चीज, और इसके बारे में उसे जल्द ही पता करना होगा। अब इसी चीज की तहकीकात करने के लिए जो युआन होता है वो उस माउंट बाइटू पे पहुँचता है जहाँ की सब चीजें पूरी तरह से जम चुकी थी। उस माउंटेन के शिखर पे एक आलीशान पैलेस बना होता है। अब उस पैलेस के अंदर ही यहाँ युआन जा रहा होता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि आमतौर पे इस माउंट बाइटू का जो मौसम है वो हमेशा सदाबहार रहता है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है, तो आखिर यहाँ पे इतनी बर्फबारी क्यों हो रही है। कि तभी वहाँ के जो उड़ते हुए कौवे होते हैं वो युआन को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे जो यहाँ के मास्टर है उन्हें प्यार में फिर से धोखा मिला है, जिसके कारण उन्हें लव सिकनेस हो गई है और अपने इसी टूटे दिल का वो रोना रो रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ का मौसम ऐसा हो गया है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो थोड़ी ही दिनों में हम सभी जम करके मर जाएंगे। अब आगे युआन पैलेस के अंदर पहुंचता है जहाँ पे वाकई में कोई दहाड़े मार मार के रो रहा था। अब वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ गॉसिप है। आगे वो देवता रोते हुए कह रहा होता है कि आज ही उसे किसी ने डम कर दिया है, जिसके कारण वो हार्ट ब्रोकन हो गया है और मुझे यहाँ कंसोल करने के बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिस पे युआन उसे कहता है कि मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर इसी तरह से तुम यहाँ रोते रहे तो ये पूरी माउंटेन ही चंद घंटों में पूरी तरह से स्नो से कवर हो जाएगी, जिसके कारण कहानियों में चलने वाली गॉसिप्स को तुम कैसे जान पाओगे। अब इस गॉड का नाम मिशान होता है जो कि शराब के नशे में यहाँ धुत होता है और युआन ने जो उसकी यहाँ टांग खिंचाई की होती है इस बात ने उसे और भी ज्यादा चिढ़ा दिया होता है, जिसके कारण वो उसी पे ही अपना गुस्सा निकालने लगता है ये कहते हुए कि अभी मैं किसी भी गॉसिप करने के मूड पे नहीं हूँ। जिस पे युआन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसी तरह से गम में डूबे रहो और उस लड़की के बारे में सोचते रहो, लेकिन जिस लड़की के बारे में मुझे जानना है मैं किसी और से उसके बारे में पूछ लूंगा। अब यहाँ पे लड़की का नाम सुनते ही गॉसिप का जो देवता है उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है और यहाँ पे उसे गॉसिप करने का मौका जो मिल जाता है। आगे वो युआन को रुकने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि कौन सी लड़की, किस लड़की की जानकारी चाहिए तुम्हें, तुम बस मुझे उसका नाम बता, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें ला करके दे दूंगा। और जैसे ही यहाँ गॉड ऑफ गॉसिप का मूड अच्छा होता है हम उस माउंटेन में देखते हैं पूरी तरह से सदाबहार का मौसम छा जाता है, चारों तरफ हरियाली और वापस से स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। अब आगे जो युआन होता है वो तानियन का नाम उसे बता देता है, इस पे गॉसिप का देवता एक्साइटेड होते हुए यहाँ युआन से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी देवी के बारे में जानना चाहते हो या तुम्हें इस लड़की से कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। जिस पे युआन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे मदद करो इतनी जानने में कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है।
जिसपे गॉड मिशान उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की के बारे में जानने के लिए इतना डिस्परेट हो रहे हो तो इसका यही कारण है, या तो तुम इससे प्यार करते हो और या तो फिर ये लड़की तुम्हारे प्यार में डूब गई है, इसीलिए तुम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो। जिसपे युआन उसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और मुझे इस तरह की बातें बोल करना मुझे डराओ मत, जल्दी जल्दी यहाँ इसकी जानकारी देते हो या मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिसपे मिशान उससे कहता है कि तुमने सिर्फ इसका नाम ही बताया है, थोड़ी बहुत और डिटेल देते तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना आसान होता, क्योंकि इसके बारे में जानकारी निकालना मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा है। जिसपे युआन उससे काम करवाने के लिए उसे एक ऐसी शराब का लालच देता है जो कि उसकी एक एंसेस्टर्स ने बनाई थी उसके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बहुत ही पुराने जमाने की ये वाइन है। अब इस वाइन की खासियतें के बारे में जैसे ही वो गॉड मिशान सुनता है उसे वहीं रुकने को कहता है और बोलता है कि तुम उस अमृत को मेरे लिए संभाल के रखना, तो देखो कि इस लड़की का पूरा बायोडाटा मैं तुम्हें कैसे पेश करता हूँ। अब आगे मिशान अपना यंत्र शुरू करता है और तानियन के नाम वाली पर्ची को उसके अंदर डाल देता है, जिससे उस नाम के रिलेटेड वहाँ पे सारी जानकारियाँ इकट्ठा होने लगती हैं। अब आगे जो वहाँ कौवे के स्पिरिट्स होते हैं वो सारी इस जानकारी को निकालने में उसकी मदद करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें वर्ल्ड की सारी जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं और मिशान ने इसके सारे कीवर्ड्स को इन कौवों को सिखाया है, क्योंकि इस कीवर्ड को मैच करते ही तानियन के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। अब आगे यहाँ तानियन का सारा कच्चा चिट्ठा सामने खुल के रह जाता है। अब यहाँ पे मिशान बताना शुरू करता है कि काफी एंशिएंट जमाने में एक फेमस मैकेनिज्म हुआ करता था जो कि बहुत ही यूनिक और नई चीजें बनाने के साथ साथ उन चीजों को रिपेयर भी कर सकता था। और इस मैकेनिज्म को यूज करने वाला एक पपेटियर हुआ करता था, वो भी जी सरनेम से। ये वही होती है जिसने लोगों को लगाया होता है ताकि वो सिटी ऑफ मैकेनिज्म बना सके जो कि यांडू में है। और अपने मैकेनिज्म के इस टैलेंट से उसने एक स्काई रीचिंग टावर भी बनाया था जो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हेवन और अर्थ के बीच की बाउंड्रीज को खत्म करता है। का यूज करके कोई भी डिवाइन रिल्म से ह्यूमन रिल्म में आसानी से आ जा सकता था। लेकिन 10,000 साल पहले हुए युद्ध के कारण उसे डिवाइन वर्ल्ड के लॉर्ड ने अपनी नाराजगी के कारण उसे ऐसा पनिश्ड किया कि वो मारी गई। लेकिन अपनी इसी मैकेनिज्म के कारण उसे दैवीय शक्तियां मिली थीं, जिसे सभी गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म यानी वो शांगी के नाम से जानते थे। इस बात ने युआन को और भी ज्यादा चौंका दिया होता है कि गॉडेस वो शांगी ही यहाँ पे तानियन है। इसीलिए वो मिशान से इस बात की कंफर्मेशन करता है, ये कहते हुए कि उसने पहले गॉडेस को देखा था। कहीं से भी उसकी जो मेड तानियन है वो उस गॉडेस की तरह नहीं लगती। आगे वो उससे कहता है कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए वो जो अनोखी शराब है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिसमें मिशान उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा ये जो डिवाइन कंपास है ये हजारों साल बीत गए हैं लेकिन आज तक इसने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जिसपे युआन उसे कहता है कि तुम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो। जिसपे मिशान उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे यांडू में उस स्काईलाइट के विजन को देखना जो कि 3 दिन बाद होने वाला है। और इस विजन के बारे में ही मेरे डिवाइन कंपास ने बताया है और अगर मेरी ये वाली बात सच होगी तो गॉडेस वुशांगी वाली बात भी सच है। अब आगे युआन जो होता है उसी गॉडेस के बारे में सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसपे मिशान जो होता है वो उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया और शराब के बारे में बोल करके मुझे कुछ नहीं दिया। अब आगे युआन इसी बात की कंफर्मेशन के लिए यांडू शहर जा रहा होता है कि तभी उसका पीछा करते हुए यहाँ पे तानियन भी पहुँच जाती है। इसने युआन की क्रेन की ही तरह अपने मैकेनिज्म का यूज करते हुए वुड से बनी हुई एक क्रेन बनाई होती है जो कि उसी की तरह ही उड़ रही होती है। आगे युआन उसे कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। जिसपे तानियन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे पास मेरा दिल है, तो मैं तुमसे भला दूर कैसे रह सकती हूँ। जिसपे युआन उसे कहता है कि तो फिर तुमने अपने दिल को ना गलत जगह पे रख लिया है, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही किसी और ने घर बना लिया है और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब युआन यहाँ जिसे पसंद कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस वुशांगी ही है। जिसपे तानियन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो। सुन के युआन चौंक जाता है कि आखिर ये तुम्हारा कैसा प्यार है जो मुझे इस तरह से भी एक्सेप्ट कर रहा है। जिसपे तानियन उससे कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से कोई परवाह नहीं। अब आगे युआन ये सोचते हुए कि आखिर किस चिपकू लड़की से उसका पाला पड़ गया है वो अपनी क्रेन को आगे बढ़ा लेता है। लेकिन तानियन यहाँ अभी उसका पीछा कर ही रही होती है। यहाँ पे युआन जो होता है वो यहाँ उसे चकमा देने की कोशिश तो करता है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी वो बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। अपनी क्रेन से गिर करके सीधा वो तानियन के वुड वाले क्रेन पे जा बैठता है। आगे हम देखते हैं कि वो डिवोरेशन वाला पेन अचानक से यहाँ पे युआन को सताने लगता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ तानियन के बाहों में आता है और वो उसे टच करती है तो वो पेन उसे नहीं होता। जिसपे वो तानियन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर दिया होता है कि मैं तुम्हारे करीब पहुँचते ही मुझे इस पेन का एहसास नहीं होता।
जिस पे तानिन उससे कहती है कि मेरे साथ यांडू सिटी चलो, आगे के प्रोसेस के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस पे युआन उससे कहता है कि मुझे तुमने इतना गया गुजरा समझ रखा है कि तुम्हारे बोलते ही मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। जिस पे तानिन उससे कहती है कि तुम जाना चाहो या ना जाना चाहो, मैं तुम्हें वहाँ ले जा करके ही रहूंगी। अब यहाँ युआन भी समझ जाता है कि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है, उसे फोर्सफुली उसके साथ जाना ही होगा। जिस पे युआन अब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है ये सुने बिना ही तानिन उससे कहती है कि तुम्हारी सारी कंडीशंस मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जिस पे युआन उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हें मेरे ये जो डिवोरेशन के कारण होने वाला पेन है इससे मुझे छुटकारा दिलाना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे एग्जॉटिक सिल्क और सैटिन के काफी महंगे फैब्रिक एवरीडे चाहिए होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि मुझे हर रोज अपने रूम में एक फ्रेश गुच्छा चाहिए, वो भी अंगूरों का। आगे वो इसी तरह से अपनी और भी फरमाइशें उसे बताता है और उसकी हर एक फरमाइश पे तानिन उसे ओके कह रही होती है। आगे वो अपनी एक और कंडीशन भी रखता है, ये कहते हुए कि जब भी मैं शावर लूंगा तुम्हें उस कमरे के अंदर आने की परमिशन नहीं होगी, ना ही तुम झांक करके देखोगी। जिस पे तानिन उससे कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर कंडीशन ना एक्सेप्ट है। वैसे भी तुमने मुझे आवाज दिया था तब मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, तुमने मुझ पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। जिसके लिए युआन उससे माफी मांगता है और इसी तरह से उनकी कई सारे बातचीत होने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें उसी डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इविल शैडो क्लैन का लीडर है। अपने इविल शैडो क्लैन को वापस से रिवाइव करने के लिए उसे किसी भी हाल में वो डिवाइन हैंड चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आगे रात काफी हो चुकी होती है, तो वे दोनों आराम करने के लिए किसी एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पे काफी चहल पहल मौजूद होती है। आगे तानिन जो होती है उसने वुड का यूज करते हुए जो क्रेन बनाई थी, इस चीज को वो ऑटोमन को दे देती है ताकि वो मार्केट में इसे बेच डाले, जिसके कारण वो कुछ पैसे कमा सके। आगे वे लोग मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहाँ तानिन को एक ब्रेसलेट पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण वो उसे नहीं खरीदती। जब तानिन वहाँ से चली जाती है तो युआन जो होता है वो उस चीज को, जिसे तानिन बड़ी ही प्यार से देख रही होती है, वो उस चीज को खरीद लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनका वो घोस्ट क्लैन वाले अब भी पीछा कर रहे होते हैं। आगे वो डिनर करने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन तानिन यहाँ बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है क्योंकि उसने वो ब्रेसलेट नहीं खरीदा था। यहाँ पे जो युआन होता है वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है उसके सामने कई सारी डिशेस को ऑफर करते हुए, जिसमें तानिन मना कर देती है कि तभी युआन उसके सामने वही ब्रेसलेट रखता है। उससे कहता है कि तुम्हें यही चीज चाहिए थी ना। आगे जब वेटर उनके लिए बिल लाता है तो युआन के तो हक्के बक्के छूट जाते हैं क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा ब्रेसलेट को खरीदने में जो खर्च कर दिया था। अब युआन तो यहाँ करे तो क्या करे, वो उस वेटर को धोखा देने के लिए चिकन की हड्डी को ही सिल्वर कॉइन में चेंज कर देता है और उस वेटर को दे देता है। लेकिन वो वेटर भी चालाक था, उसे पता चल जाता है कि ये कोई कॉइन नहीं बल्कि हड्डी है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब आगे इससे पहले कि वो उन दोनों से यहाँ पे बर्तन मंजवाता कि तभी वहाँ पे ऑटोमन आ जाता है जिसके पास बास्केट भर के वो सिल्वर कॉइन्स होते हैं, क्योंकि उसने जिस चीज को बेचने के लिए उससे कहा था उसे बेच करके उसे काफी पैसे मिले होते हैं। अब वो जो वेटर होता है जिस मिरर का यूज करके ये पता लगा रहा था कि सिल्वर असली है या नकली, तानिन ने ऐसे ही मिरर बनाए होते हैं जिन्हें ऑटोमन पूरे मार्केट में बेच आया होता है। के बाद जैसे ही युआन को पता चलती है कि इसी की वजह से इतनी परेशानी हुई है, तानिन को ही कोसने लगता है कि तुम आखिर मेरे लिए इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करती हो। कि तभी वहाँ पे घोस्ट लैंड के बंदे आ जाते हैं जो उसे अपनी तलवार की नोक पे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है क्लैन के जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से उस डिवाइन हैंड के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ वो इस डिवाइन हैंड के ऑरा को महसूस करते हुए युआन के पीछे उस मार्केट में भी आ जाते हैं। अब आगे यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ युआन उन घोस्ट क्लैन वालों से बचने के लिए एक स्मोक बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट करता है, जिसके धुंध का फायदा उठा करके वो और तांगिन जो होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। आगे तानिन यहाँ युआन से पूछती है कि आखिर ये वॉर घोस्ट क्लैन के लोग तुम्हें हमेशा कैसे ढूंढ लेते हैं, जिसका कारण युआन उसे बताता है कि वो जो मास्क उसने पहना था वो इस डिवाइन हैंड की ऑरा को कैंसिल कर रहा था और उस मास्क के टूट जाने के कारण वो इस डिवाइन हैंड की ऑरा को और भी छुपा नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो क्लैन के लोग हर जगह उसका पीछा करते हुए पहुंच जा रहे हैं। जिस पे तानिन उससे कहती है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अब आगे तानिया ने यहाँ युआन के सामने ऐसी कंडीशन रखी होती है कि वो इस डिवाइन हैंड के एक्टिवेशन के समय जो डिवोरेशन की पेन होती है वो उसे कम कर सकती है। इसके लिए युआन को उसके साथ सिटी ऑफ मैकेनिज्म यांडू चलना होगा। अब आगे ये दोनों उसी सिटी ऑफ मैकेनिज्म यांडू में पहुंचते हैं और 10,000 साल पहले इस सिटी को देवी वुशांगी ने ही बनाया था, लेकिन उस वॉर के बाद ये बिल्कुल भी बदल चुका है और 10,000 साल बीतने के बाद देवी वुशांगी यानी कि जी तानिन यहाँ पे आई है। यहाँ इसके हालत को देख वो समझ जाती है कि ये पहले की तरह संपन्न और समृद्ध तो नहीं है,
लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड्स के ह्यूमन के यहाँ होने की वजह से ये जगह अभी भी चहल पहल से भरी हुई है। मतलब कि ह्यूमंस ने अभी तक यहाँ के लिवलीहुड के माहौल को बना करके रखा है। अब आगे युआन का यहाँ पे आने का अपना भी मकसद होता है, क्योंकि गॉड ऑफ गॉसिप ने उसे जी तानियन के बारे में बताया था। हो सकता है कि वही देवी वुशांगी है। इस बात पे युआन तो भरोसा नहीं करता। इस पे गॉड ऑफ गॉसिप उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है, ये तुम यांडो में जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक एबनॉर्मल विजन ऑफ स्काईलाइट दिखेगी। अगर ये स्काईलाइट तुम्हें दिख जाती है तो इसका मतलब है कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो सब कुछ सच है। अब आगे वहाँ पे देवी वुशांगी की ही कार्व की हुई मूर्तियां बिक रही होती हैं, जिसे देख करके युआन यहाँ सोच रहा होता है कि अगर वो स्काईलाइट आज नजर आती है तो हो सकता है कि वो देवी वुशांगी को दोबारा देख पाए, क्योंकि युआन को उस गॉडेस से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। इधर दूसरी तरफ जो तानिन होती है वो ये सोच रही होती है कि अगर इस स्काई रीचिंग टावर का मैकेनिज्म अभी भी अच्छे से काम कर रहा होगा तो वो इस डिवाइन हैंड को बिना युआन को नुकसान पहुंचाए उसे स्मूथली ले सकती है। अब आगे वो उसी टावर के अंदर जाती है, लेकिन 1000 साल बीतने के बाद वहाँ पे काफी कुछ चेंज आ चुका था, जिसके कारण अब स्काई रीचिंग टावर का डोर कहाँ है ये तानिन को नहीं पता चलता। हालांकि यहाँ तानिन अपनी दैवीय शक्तियों का यूज नहीं कर सकती, लेकिन अब भी इस मॉर्टल वर्ल्ड में वो अपनी मैकेनिकल आर्ट का यूज कर सकती है और इसका यूज करके वो उसके डोर को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, जिसके कारण एक छोटा सा डोर वहाँ पे ओपन तो होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसे एक्टिवेशन करने का जो मैकेनिज्म है वो जा चुका है। ये टावर अब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। अब इसी के उपाय के लिए वो ऑटोमन को बुलाती है और उसे ये ऑर्डर देती है कि तुम्हें सिटी ऑफ मैकेनिज्म के बारे में क्लूज को ढूंढना होगा, ताकि तुम इसके मैकेनिज्म को ढूंढ पाओ जिससे मैं इसका डोर ओपन कर सकूं। बाकी वो ऑटोमन के वहाँ से जाते ही यहाँ पे हमें फिर से वही वॉर घोस्ट क्लैन के लोग दिखते हैं, जो कि यहाँ पे युआन की डिवाइन हैंड की ऑरा को महसूस करते हुए उसके पीछे आ चुके थे। तानिन उसे बचाने के लिए, उसे उनकी नजरों से बचाने के लिए एक स्ट्रीट के किनारे ले आती है, जहाँ वो ये प्रिटेंड करने लगती है कि वो युआन को किस करने वाली है। अब यहाँ युआन के तानिन इतने करीब होती है जिसके कारण उसका हलक से हवा भी पार करना मुश्किल हो जाता है। युआन की तो यहाँ और भी ज्यादा सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि जब वो घोस्ट लैंड का बंदा और भी ज्यादा नजदीक पहुँच जाता है, जिसे बचने के लिए तानिन यहाँ युआन को गले लगा लेती है। अब वो जो घोस्ट लैंड का बंदा होता है इन्हें नहीं ढूंढ पाता कि जाते ही यहाँ पे तानिन जो होती है वो युआन को एक पेंडेंट देती है, ये कहते हुए ये तुम्हारी डिवाइन हैंड की जो ऑरा है उसे कैंसिल करेगा। अब आगे वे लोग बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक ऐसी धुन सुनाई देती है जिसे सुनने वाले कह रहे होते हैं कि ये डिवाइन वर्ल्ड की धुन है, जिसे सिर्फ स्वर्ग में ही बजाया जाता है। तो आखिर इस बंदे को ये धुन कैसे पता है? अब आगे तानिन उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसपे वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फुयुन है। तो क्या हम पहले मिल चुके हैं? अब इन्हें साथ दे करके युआन की तो जलन के मारे हालत खराब थी। तानियन से ये कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि जल्द से जल्द नीचे आओ, जिसपे तानियन यहाँ खिड़की ही बंद कर देती है। आगे जब युआन छलांग लगाकर उसके पास पहुँचने वाला होता है कि तभी यहाँ उसका दोस्त वही फॉक्स क्लैन का हाई मॉडल जिसका नाम तांग हुआ है वो उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम हमारे क्लैन के हाई प्रीस्ट हो तो तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। इधर दूसरी तरफ जो तानिन होती है वो समय को ही रोक देती है। सब कुछ वहाँ पे थम जाता है सिवाय उस फुयुन के। आगे वो उसे कहती है कि मैंने 1000 साल पहले एक सोल लैंटर्न को क्रिएट किया था और तुम उसी सोल लैंटर्न के ही एक स्पिरिट हो, लेकिन वो सोल लैंटर्न काफी साल पहले इस मॉडल वर्ल्ड में कहीं खो गया, जिसके कारण मैं उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही वो सोल लैंटर्न मुझे दोबारा मिल जाएगा और जैसे ही वो सोल लैंटर्न मुझे मिल गया और मैं उसे लेट करूंगी, तुम्हारी सोल वापस से डिसअपीयर हो जाएगी। और जबकि तुम मेरी ही बनाई हुई एक स्पिरिट हो और आज मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, मैं तुम्हें एक गुड लक देती हूँ जिसका यूज करके तुम रीइनकारनेट कर पाओगे, यानी कि पुनर्जन्म फिर से ले पाओगे। आगे वो फुयुन के माथे पे उस स्पिरिट को डाल देती है। इससे टाइम वापस से फिर से शुरू हो जाता है कि तभी वहाँ पे हाँफते हुए ऑटोमन आता है, जिससे तानिन पूछती है कि क्या तुमने उस स्काई रीचिंग टावर का मैकेनिज्म ढूंढ लिया है? जिसपे ऑटोमन उसे बताता है कि मैंने उसे पूरा तो नहीं, बस उसके एक पार्ट को ही ढूंढा है और ये मुझे उस ब्लैक मार्केट से मिला। अब आगे हम दूसरी तरफ उस तांगहुआ को देखते हैं जो कि युआन को यहाँ लेक्चर दे रहा होता है कि हाई प्रीस्ट होने के नाते तुम्हारा इस डिवाइन हैंड के साथ खुलेआम यूं इस तरह से घूमना सही नहीं है और मैं तुम्हारे लिए इसके ऑरा को कम करने के लिए वही मार्क्स दोबारा बना करके लाया हूँ। जिस पे युआन उसे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तानिन ने पहले से ही एक पेंडेंट दिया है जो कि इस डिवाइन हैंड की ऑरा को कैंसिल करता है। आगे तांगहुआ उसे कहता है कि तुम अभी भी उस मेट के साथ ही घूम रहे हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि वो एक जासूस है? जिस पे युआन उसे कहता है कि वो जासूस नहीं है और उस पे शक करना बंद करो। अब जैसे ही तांगहुआ यहाँ तानियन को आते हुए देखता है, वो उसे स्पाई समझते हुए उस पे अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को यहाँ जो युआन होता है रोक लेता है, ये कहते हुए कि ये मेरी है, तुम इस पे अटैक नहीं कर सकते।
कि तभी वहाँ पे अचानक से अंधेरा फैल जाता है और वही एबनॉर्मल विजन ऑफ स्काईलाइट नजर आता है, जिसके बारे में गॉड ऑफ गॉसिप ने यहाँ युवान को बताया था। ये एबनॉर्मल विजन जैसे ही अपीयर होती है, युवान को लगता है कि उस विजन के अंदर से गॉडेस वोशांगी ही यहाँ इन्हें आशीर्वाद देने के लिए उतरेगी। लेकिन वहाँ गॉडेस वोशांगी नहीं होती है, बल्कि उसकी सिस्टर गॉडेस हानवी होती है। यहाँ गॉडेस को देखते ही सभी लोग उसकी वर्शिप करने के लिए उसके सामने झुक जाते हैं और गॉडेस से यहाँ ब्लेसिंग मांगने लगते हैं। आगे जो गॉडेस हानवी होती है वो अपनी बहन वोशांगी यानी कि तानियन को ब्लेसिंग दे ही रही होती है कि अचानक वो पूरी तरह से बदल जाती है, जैसे कि उस गॉडेस को किसी और ने कंट्रोल कर रखा है। इधर दूसरी तरफ युवान इसी उम्मीद में आया था कि वो गॉडेस वोशांगी को दोबारा से देखेगा, लेकिन उसे ना देख पाने के कारण वो काफी ज्यादा सैड होता है। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से गॉडेस हानवी जो होती है वोशांगी को वहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि एक उड़ती हुई तलवार यहाँ वोशांगी पे ही अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। अब इस अटैक को युवान अपने डिवाइन हैंड से तो रोक लेता है। कि तभी हम देखते हैं कि इन पे अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही वॉर घोस्ट क्लैन के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उस डिवाइन हैंड को पाने के लिए वापस से युवान के पास पहुंच चुके थे। हाँ, युवान उनसे कहता है कि देवी यहाँ पे अपेयर हुई थी हमें आशीर्वाद देने के लिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से दैवी घटना को रोकने की। जिसमें वो घोस्ट क्लैन का कमांडर ही उससे कहता है कि वही देवी हानवी ने ही हमें इस डिवाइन हैंड को लेने के लिए ऑर्डर दिया है और उसी ने ही हमें ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने के लिए। अब वाकई में ऐसा हुआ होता है। उस घोस्ट क्लैन के बंदों के सामने देवी हानवी आई होती हैं और उन्हें एक खास आर्मर देते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी तरह से उस डिवाइन हैंड को लाना ही होगा। अब आगे वो कमांडर अपने बाकी मेंबर्स के साथ यहाँ पहुंच जाता है और युवान को धमकी देता है, अगर तुमने अपनी इच्छा से उस डिवाइन हैंड को हमारे हवाले नहीं किया तो फिर हम इस आर्मर का यूज करेंगे। अब आगे वे लोग चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और उन पे अटैक करने के लिए तीरों की बौछार करते हैं, जिसे रोकने के लिए यहाँ युवान अपने डिवाइन हैंड के मैजिक का यूज करता है और अपने अराउंड एक आइस की वॉल बना लेता है। लेकिन उस कमांडर ने इस डिवाइन हैंड की पावर को सप्रेस करने के लिए उस डिवाइन क्रिस्टल आर्मर का यूज कर दिया होता है, जिसके कारण युवान का जो हैंड होता है वो पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल जाता है। वो अपनी डिवाइन हैंड के मैजिक का यूज नहीं कर पाता। आगे वो कमांडर बताता है कि इस क्रिस्टल को खास उसी के लिए बनाया गया है ताकि वो अपनी पावर्स को यूज न कर पाए। अब इनके अटैक को यहाँ डिफेंस करने के लिए तानियन जो होती है वो एक लॉन्ग लॉस्ट मैकेनिज्म आर्ट का यूज करती है। ये एक ऐसा मैकेनिकल आर्ट होता है जो कि कई 100 साल पहले ही खो चुका था। अब इस मैकेनिज्म का यूज करते हुए तानियन ने वहाँ पे छोटे छोटे वुड से कार्व किए हुए सोल्जर्स बनाए होते हैं जो कि उस क्लैन के मेंबर्स पे अटैक करते हैं। आगे उन लकड़ी के रोबोट्स के यहाँ फाइट शुरू हो जाती है इन क्लैन के मेंबर्स के साथ। अब आगे जब ये दोनों फाइट में बिजी होते हैं, यहाँ तानियन युवान को लेकर के दूसरी तरफ भागती है, लेकिन इनका रास्ता उस क्लैन के बाकी मेंबर्स रोक लेते हैं, जिनके अटैक से बचने के लिए यहाँ पे युवान ने एक शील्ड क्रिएट कर दी होती है। इस शील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ तांगहुआ भी आ जाता है। तांगहुआ यहाँ उससे कहता है कि मैं इन्हें यहीं पे रोक लूंगा, तुम यहाँ से जल्द निकलो क्योंकि तुम हमारे क्लैन के हाई प्रीस्ट हो और तुम्हारा बचना जरूरी है। अब यहाँ पे युवान तो उसे अकेला छोड़ करके यूँ जाने से मना करता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि घोस्ट क्लैन के जो बंदे होते हैं वो उन लकड़ी के रोबोट्स को हरा देते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए अब तानियन ने सभी सोल्जर्स को एकजुट कर लिया होता है और एक बहुत बड़ा लकड़ी का रोबोट बना दिया होता है जो कि अब उस क्लैन के मेंबर से मुकाबला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ जो युवान होता है उसे ना चाहते हुए भी तांगहुआ को इस सिचुएशन में अकेला छोड़ना पड़ता है। अब आगे तानियन युवान को बचाने के लिए वहाँ से उसे ले जाती है। वे लोग उसी ब्लैक मार्केट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अभी भी घोस्ट क्लैन के कुछ बंदे इनका पीछा कर ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम तांगहुआ को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट को अवेकन करता है और एक ही अटैक में ऐसा वॉर करता है उन बाकी के मेंबर्स पर तो उन सभी के वहीं पर खच्चे उड़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ तानियन जो होती है वो ऑटोमन के साथ युवान को लेते हुए उस ब्लैक मार्केट के एंट्रेंस में इंटर करने ही वाली होती है कि तभी क्लैन के कुछ मेंबर्स इन पे अटैक करते हैं, जिसके कारण युवान जो होता है वो वहाँ पे हर्ट हो जाता है। अब युवान तो उस तलवार से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उस घोस्ट क्लैन के मेंबर को मारने में कामयाब रहता है और अब उस ब्लैक मार्केट के एंट्रेंस में जाने के लिए उसे एक ब्रिज को क्रॉस करना होता है, लेकिन वो ब्रिज पूरी तरह से जर्जर होती है। जैसे ही युवान और तानियन इस ब्रिज पे आते हैं उसकी रस्सियाँ टूट जाती है और वे लोग उस खाई में नीचे गिर जाते हैं। कि तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी इविल शैडो क्लैन का लीडर नजर आता है जो कि डेमन लॉर्ड है। उसने ही यहाँ गॉडेस हानवी को अपने वश में किया था और उस घोस्ट क्लैन मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया होता है कि वो युवान को जान से मार डाले उस डिवाइन हैंड के लिए, लेकिन देवी हानवी ने ही वक्त रहते ही अपनी बहन को सचेत कर दिया होता है और उसे भगाने में मदद की होती है। इसलिए जो डेमन लॉर्ड होता है इस बात से देवी हानवी पे अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान को बर्बाद करने की। आगे वो डेमन लॉर्ड जो होता है वो गॉडेस हानवी को ही मारने की यहाँ धमकी देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और वो खाई में जिस जगह पे गिरते हैं हमें उसी जगह को दिखाया जाता है
ऑटोमन को वहाँ पे एक अजीब सा सपना आता है, जिस सपने से तानियन उसे जगाती है। उन्हें पता चलता है कि वो इस डार्क वर्ल्ड के अंडरग्राउंड वाली जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स और सिर्फ आउटकास्ट ही रहते हैं, जो कि उस स्काई रीचिंग टावर के अबैंडन होने के बाद इस जगह को बनाया गया था। और उसी टाइम से यहाँ पे ऐसे आउटकास्ट और अनसेवरी बीइंग्स रहते हैं, जो कि अपना चेहरा रियल वर्ल्ड में नहीं दिखा सकते। लेकिन तानियन को अभी इस बात का खतरा होता है कि युआन यहाँ पे इंजर्ड होता है। अभी भी उस घोस्ट क्लैन के बंदे जो होते हैं, वो इस ब्लैक मार्केट के अंडरवर्ल्ड में भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ तानियन उनसे छिपने के लिए एक जगह ढूंढ लेती है, जहाँ पे वो ये देखती है कि युआन के उस डिवाइन हैंड पे जो डिवाइन क्रिस्टल ने कब्जा कर रखा होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी को वो सक कर रहा होता है। इसलिए इस डिवाइन क्रिस्टल के जकड़ से जल्द युआन के हाथ को रिलीज करना होगा। अब ये डिवाइन क्रिस्टल जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि सिर्फ डिवाइन रियल में ही पाया जाता है। तो आखिर इन घोस्ट क्लैन वालों के पास, जो कि मॉर्टल वर्ल्ड से है, ये डिवाइन क्रिस्टल इनके पास आई कहां से? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इस डिवाइन क्रिस्टल को गॉडेस हानवी ने ही दिया होता है उन घोस्ट क्लैन वालों को। आगे जो तानियन होती है, वो युआन की इंजरीज को हील करने के लिए उस पे एलिक्सर्स लगाती है, जिसपे युआन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे करीब इतना आने की जरूरत नहीं है, ये माइनर सी इंजरीज है, इसे मैं खुद भी लगा सकता हूँ। आगे वो बार बार उसे योर हाइनेस कह के पुकार रही होती है, जिसपे युआन उसे कहता है कि तुम इसके बजाय मुझे सीधा सादी युआन कहो। लेकिन जब युआन को ये पता चलता है कि ये डिवाइन क्रिस्टल उसके अंदर की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है, वो तानियन से कहने लगता है कि जल्द से जल्द इस डिवाइन क्रिस्टल से मुझे छुटकारा दिलाओ। जिसपे तानियन उसे कहती है कि हाँ, तुमने सही सुना, ये तुम्हारी एनर्जी को पूरी तरह से सक कर लेगा और तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर बनाता ही जाएगा, इसीलिए इसे हटाने का कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। तभी ऑटोमन वहाँ पे आता है और उसे बताता है कि घोस्ट क्लैन के लोग इधर ही आ रहे हैं और वे तीनों उनसे छिपने के लिए किसी दूसरी जगह जा रहे होते हैं कि इतने ही में ये सीन कट होता है। आगे हमें उसी इविल शैडो क्लैन का डिमन लॉर्ड दिखाई देता है, जो कि गॉडेस हानवी को पूरी तरह से अपने वश में किए हुए है। वो गॉडेस हानवी को डिमन बनने का ऑफर कर रहा होता है। उसे कहता है कि कितना अच्छा होता है कि तुम्हारी बहन शुआंगी भी ये देख पाती है कि किस तरह से उसी की बहन ने उसे धोखा दिया है, तो ये देखने में कितना मजा आता। अब आगे गॉडेस हानवी अपने बचपन की यादों में खो जाती है, जहाँ पे वो एक मॉडल थी। ह्यूमन वर्ल्ड में रहते हुए उसे सभी लोग डिमन गर्ल कह के चिढ़ाते थे, जहाँ पे उसकी छोटी सिस्टर भी होती है, जिसे सभी बच्चे बुली किया करते थे क्योंकि उसकी बहन डिमन गर्ल थी। इसी की वजह से उसकी बहन उससे नफरत करती थी और यही बात सोच कर के गॉडेस हानवी भी घबरा रही होती है कि कहीं वो शुआंगी भी वर्ल्ड में जिस तरह से मुझे नफरत और इस तरह के बुलीनेस का सामना करना पड़ा, वो भी मुझसे नफरत ना करने लगे, क्योंकि डिमन लॉर्ड उसे लगातार डिमन बनने के लिए फोर्स कर रहा होता है। आगे वो ऐसा नहीं करना चाहती, इसीलिए एक हेयर पिन को निकालते हुए अपनी ही जान लेना चाहती थी, जिस पे डिमन लॉर्ड उससे कहता है कि अगर तुम किसी का मर्डर कर देती हो तो तुम्हारी दैवी शक्तियाँ खो जाएंगी और फिर तुम्हें गॉड्स भी नहीं छोड़ेंगे और तुम दोबारा से रीइंकार्नेट भी नहीं कर पाओगी। कि तभी गॉडेस हानवी उसी हेयर पिन को देख रही होती है जो वो शुआंगी ने उसे दिया था एक बार जब वो डिवाइन रियल में होते हैं। यहाँ गॉडेस हानवी के पास वो शुआंगी उससे मिलने के लिए आती है और उसे ये हेयर पिन देते हुए कहती है कि वो अब से कभी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि अब से वो शुआंगी उसकी यंगर सिस्टर है। वो हमेशा यहाँ पे आया करेगी उससे अपने दिल की बातें कहने के लिए और उसका अकेलापन दूर करने के लिए। इसीलिए गॉडेस हानवी उसी हेयर पिन का यूज करके अपने आप को मारना चाहती थी, लेकिन वो डिमन लॉर्ड उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे पूरी तरह से अपना शिकार बना लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास मेरे दिए गए ऑफर को चूज करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे हम गॉडेस हानवी को पूरी तरह से डेमन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखते हैं। आगे डेमन लॉर्ड उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे मकसद को कंप्लीट करने में मेरी मदद करोगी, इसके बाद तुम चाहे अपने आप को खत्म कर लेना और सदा के लिए नर्क में चलती रहना। आगे गॉडेस हानवी भी डेमन बनने से पहले अपने अंतिम सांस तक बस यही कहते रहती है कि वो शुआंगी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके बस में कहाँ कुछ होता है, वो डेमन बन जाती है और वो यहाँ पे कसम खाती है कि वो अपनी लास्ट सांस तक भी डेमन लॉर्ड को सर्व करेगी। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और आगे हम युआन को देखते हैं, जिसे तानियन एक लोहार के पास लाई होती है ताकि वो इस डिवाइन क्रिस्टल से छुटकारा पा सके। वो लोहार जैसे ही उस डिवाइन क्रिस्टल को देखता है पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत सारे लोहे, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर देखा है,
लेकिन इस तरह की दैवी चीज को उसने पहली बार देखा है, जिसमें तानिन उसे कहती है कि अगर इस डिवाइन क्रिस्टल को तुम निकाल सकते हो तो ये दैवी चीज मैं तुम्हें दे दूंगी। अब ये सुनते ही वो अपने सबसे खतरनाक लिक्विड को उनके पास लाता है, जो कि एक ग्रीन किंग एसिड है, जिससे बहुत ही भयानक बदबू आ रही होती है। वो बौना लोहार उनसे जो कहता है कि ये जो ग्रीन एसिड है इसने कई भयानक भयानक लोहे को तो पिघला दिया है, तो ये मामूली डिवाइन क्रिस्टल इसके सामने क्या ही चीज होगा, ये दुनिया की हर एक चीज को पिघला सकता है। ऐसा कहते हुए वो जबरदस्ती उस एसिड को युआन के हाथों में डाल देता है, लेकिन उस एसिड उस डिवाइन क्रिस्टल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, वो जैसा का तैसा ही रहता है। इस पे वो जो बौना लोहार होता है एक पर्दे को वहाँ से हटाता है, दोनों से कहता है कि अभी इतनी सारी चीजों को ट्राई करना बाकी है, मेरे पास ज्वालामुखी का मैग्मा यानी कि जलता हुआ लावा भी है, इसका ही अब हम अगली बार यूज करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके पास जितने भी उपाय होते हैं उन सब को वो आजमा चुका होता है, लेकिन वो डिवाइन क्रिस्टल वाला जो आर्मर होता है युआन के हाथों से टस से मस नहीं होता। कि तभी वहाँ पे ऑटोमन दौड़ते हुए आता है और इनको बताता है कि घोस्ट क्लैन वालों ने इनका पता ढूंढ लिया है और वो यहीं पे ही आ रहे हैं। ये सभी अपनी जान बचा करके वहाँ से भागते हैं, लेकिन घोस्ट क्लैन वाले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे वो जो कमांडर होता है वो युआन से कहने लगता है कि ये जो डिवाइन हैंड है इस क्रिस्टल की वजह से अब सील हो चुका है, तो मुझे तुम्हें मारना तो किसी चींटे के मसलने के बराबर होगा। अब आगे वे सभी एक ही बार उन पे अटैक तो करते हैं, लेकिन यहाँ जो तानिन होती है वह अपने वुड रोबोट्स को एक्टिवेट कर देती है। ये देखते ही वो कमांडर समझ जाता है कि पिछली बार इस लड़की ने इसी तरह की रोबोट आर्मी को बुला करके हमें हरा दिया था। इस मेट को देख करके लगता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, इसीलिए वो उस वुड की रोबोट आर्मी का मुकाबला करने के लिए वो जो कमांडर होता है वो अपने खून से अपनी तलवार को सन देता है, जिससे वो तलवार अमेजिंग तरह से ग्लो करने लगती है, जैसे कि वो किसी ज्वालामुखी से बनाई गई हो। तभी वो उस तलवार से जब उस डिवाइन हैंड पे अटैक करता है उसके क्रिस्टल टूट रहे होते हैं, जिससे तानिन को समझ में आ जाता है कि उस लोहार ने उसे एक बात कही थी, अगर इस डिवाइन हैंड के अंदर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाओ और बाहर से उसी समय ही इंटरनल फोर्स लगाया जाए तो हो सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये डिवाइन क्रिस्टल टूट जाए। तानिन यही बात युआन को बताती है और युआन भी जोरदार अटैक उस तलवार से करता है अपने डिवाइन क्रिस्टल हैंड से, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि अब उसके हैंड से डिवाइन क्रिस्टल टूट चुका था। लेकिन इस अटैक के कारण यहाँ पे युआन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसीलिए तानिन जो होती है अब ऑटोमन को ये ऑर्डर देती है कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। ऑटोमन यहाँ पे तानिन को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन तानिन उसे जोर से डांट लगाते हुए कहती है कि ये मेरा आदेश है। कि ऑटोमन उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है और आगे युआन से वो कह रहा होता है कि तुम्हें हर हाल में जीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मेरी गॉडेस सिस्टर भी मर जाएगी, इसलिए तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना ही होगा। इधर दूसरी तरफ हम तानिन को अकेला उन सभी घोस्ट क्लैन वालों का सामना करने के लिए खड़ा देखते हैं। आगे वो जो कमांडर होता है वो अपनी तलवार तानिन पे तान देता है, ये कहते हुए तो आप बताओ कि तुम हमारा मुकाबला कैसे करोगी। यहाँ पे सीन कट होता है और हमें वापस से युआन को दिखाया जाता है, जिसे अब होश आ चुका था। वो होश में आते ही सबसे पहले तानिन के बारे में पूछता है, जिसपे ऑटोमन उसे बताता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे अपनी सिस्टर को वहीं उसी खतरे में छोड़ के आना पड़ा और वो अकेली ही उस घोस्ट क्लैन वालों का सामना कर रही है। ये सुनते ही युआन जो होता है वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए चल पड़ता है कि तभी वहाँ पे हाई इमॉर्टल तांगवा आ जाता है, जो कि युआन को वहाँ से जाने से रोकता है, कहते हुए कि अभी भी तुम वहाँ से बच के सही सलामत आए हो और फिर उस खतरे में जा रहे हो, वो भी एक मामूली मेड के लिए। जिसपे युआन उसे कहता है कि वो सिर्फ एक मेड नहीं है, उसने कई बार मेरी जान बचाई है। जिसपे तांगवा और उसके बीच बहस छिड़ जाती है। तांगवा यहाँ उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट यहाँ पे युआन ही होता है, उसे अपने क्लैन की रक्षा करनी होती है। तो युआन उसे कहता है कि इस डिवाइन हैंड के कारण तुम लोगों ने मुझे एक किलिंग वेपन सिर्फ समझा है और चाहे तुम कुछ भी कहो, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं किसी भी तरह से यहाँ पे तानिन को बचा करके ले आऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी चिंता को जानता हूँ कि तुम किस लिए परेशान हो, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है, इसीलिए तुम चाहे जितनी भी बातें कहो, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। आगे ऑटोमन भी उसके पीछे चला जाता है, ये कहते हुए कि मुझे भी अपनी सिस्टर को बचाना है। आगे युआन जा रहा होता है और उसे बस तानिन की ही याद आ रही होती है और वो अपनी याद में तानिन को देख रहा होता है और वो उससे कह रही होती है, क्या इस डिवाइन हैंड के डिवोरेशन के स्टार्ट होने के समय तुम्हें पेन होता है?
याद रखो कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। अब आगे युआन भी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे तानियन से प्यार हो गया है और वो ये कहते हुए कि मेरे पास भी तुम्हारा दिल है, उसे बचाने के लिए चल पड़ता है। अब अगले सीन में हमें उसी डिवाइन क्लैन के खुफिया अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों चुपके से पहुँच चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे किसी सस्पिशियस बंदे की एंट्री हो रही होती है, ये एपिसोड यहीं फिनिश कर दिया जाता है। लेकिन यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हम युआन को देखते हैं कि वो ऑटोमन के साथ उन घोस्ट ऑफ वॉर क्लैन के इलाके में जा पहुंचा होता है। और जैसे ही वो भयानक से क्लॉड फॉर्मेशन को अपने आप को एक शील्ड के द्वारा बचाते हुए उस एरिया को पार करता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह में आ जाता है जिसे देख करके ऑटोमन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन वाले जो कि इतने खतरनाक दिखते हैं, इतनी शांत और ब्यूटीफुल सी जगह में इनका वास है। जिसपे युआन उसे बताता है कि ये वॉर घोस्ट क्लैन वाले इस इंपीरियल टॉम्ब पैलेस की गार्डिंग करते हैं और यहीं पे रहते हैं। और यही इंपीरियल टॉम्ब जो है वो हेवन और अर्थ की हर यिंग यांग एनर्जी को कंट्रोल करता है। इसकी अच्छाई और बुराई की जो ताकतें होते हैं उनमें से जो इविल एनर्जी होती है इसी इंपीरियल टॉम्ब के द्वारा सप्रेस की जाती है और ये घोस्ट क्लैन वाले इसी इंपीरियल टॉम्ब की ही गार्डिंग करते हैं। अब आगे युआन छुपते छुपाते उनके इलाके में तो पहुंच जाता है और यहाँ पीछे से कोई उस पे अटैक करता है। यहाँ युआन उस पे काउंटर अटैक करता है लेकिन ये पाता है कि ये तो तांगहुआ है। तांगहुआ से ये पूछने पर कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तांगहुआ उसे बताता है कि तुम हमारे फॉक्स क्लैन के हाई प्रीस्ट हो तो तुम अपने आप को इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ। आगे वो इतना कहते हुए घोस्ट क्लैन के बंदों के सामने पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पे रास्ता भटक गया हूँ, तो क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। जिस पे घोस्ट क्लैन के बंदे उसे कहते हैं कि तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो और हमसे ही मदद मांगने के लिए आए हो। अब ऐसा कहते हुए वो सभी तांगहुआ के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये सब तांगहुआ की ही चाल होती है ताकि युआन के लिए पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाए और इस टॉम्ब पैलेस के वो अंदर जा पाए। अब आगे जो युआन होता है वो उस पैलेस के अंदर जाने के लिए 2 गार्ड्स को वहीं एक स्मोक बॉम्ब के द्वारा बेहोश कर देता है और फिर अंदर चला जाता है जहाँ पे कुछ बंदे उसका रास्ता रोकते हैं। यहाँ युआन उनसे कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ किसी को बचाने के लिए आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई इनोसेंट यहाँ पे हर्ट हो जाए। जिसपे घोस्ट क्लैन के बंदे उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे भाई मारे गए और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ दें। अब आगे उन्हें रोकने के लिए युआन अपनी डिवाइन हैंड का यूज करता है, लेकिन इसका यूज करते ही वो ये पाता है कि ये बिल्डिंग तुरंत ही कोलैप्स कर जाएगी अगर एक बार उसने फिर से इस डिवाइन हैंड का यूज किया तो, क्योंकि इस डिवाइन हैंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये पैलेस काफी ज्यादा पुराना है और इसके एक अटैक से ये पूरी ही पैलेस ही ढह जाएगी। इसीलिए वो उन बंदों का सामना करने के लिए अपने मार्शल आर्ट का यूज करता है। अब आगे उन सभी को आग में झोंकते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन फिर से उसे आगे और पीछे दोनों तरफ से घोस्ट क्लैन के बंदे रोक लेते हैं। हाँ, युआन उनसे बच तो जाता है लेकिन उसे काफी ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं। अब आगे तानियन ने जो उसे लॉकेट दिया था उसकी स्पिरिट जो होती है वो तानियन के मकबरे के पास उसे पहुंचा देती है। तानियन को इन घोस्ट क्लैन वालों ने एक ताबूत के अंदर बंद कर रखा होता है। यहाँ पे युआन उसे जगाने की तो कोशिश करता है कि तभी उस घोस्ट क्लैन का कमांडर वहाँ पे आ जाता है और युआन पे अटैक करते हुए वो उस ताबूत को जिसके अंदर तानियन होती है उसे अपने पास खींच लाता है। आगे वो कमांडर युआन से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि फॉक्स क्लैन का जो हाई प्रीस्ट है वो एक औरत को बचाने के लिए मेरे इस इंपीरियल टॉम्ब पैलेस में अकेला ही आ जाएगा। जिसपे युआन उससे कहता है कि हम दोनों की दुश्मनी हमारे क्लैन के बीच में है, तो इस इनोसेंट लड़की को यहाँ से जाने दो। जिसपे वो कमांडर जो होता है यहाँ पे तानियन पे तलवार तान देता है और उससे कहता है कि इस लड़की को बचाना चाहते हो तो वो डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो। जिसपे युआन उससे पूछता है कि इतने साल हो गए हैं, आखिर तुम लोग इस डिवाइन हैंड के पीछे पड़े हो, आखिर एग्जैक्टली इस डिवाइन हैंड से तुम लोग करना क्या चाहते हो। जिसपे कमांडर उससे कहता है कि तुम्हें ये बताने में कोई नुकसान तो नहीं होता है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये पूरी सच्चाई बता ही डालता हूँ। आगे वो बताना शुरू करता है कि इनका ये जो पैलेस है वो किसी दुर्भाग्यवश ऐसी इविल चीज से सील किया हुआ है जो अगर इस वर्ल्ड में आ जाएगा तो पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और हम इसी इंपीरियल टॉम्ब की गार्डिंग करते हैं ताकि उस क्रिएचर को जो यहाँ पे शील है यहाँ से बाहर ना जा पाए। और कई जनरेशन से हमारी फैमिली का भी यही मिशन रहा है और पिछले 100 साल से हमारी जनरेशन टू जनरेशन यही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे क्लैन को दुर्भाग्यवश एक ऐसी क्लैमिटी का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण हमारे क्लैन में जो नए वॉर ऑफ घोस्ट पैदा हो रहे हैं वो एक सर्टेन एज तक आते ही मर जाते हैं। मीन्स कि उस सील के कारण उनके आने वाले बच्चों की जिंदगी काफी ज्यादा कम हो गई है। वो अपने अडल्टहुड में जैसे ही पहुंचते हैं मारे जाते हैं और हमारा क्लैन जो है उसी इविल थिंग के सील को बचाए रखने के लिए ताकि वो टूट ना पाए इतना ज्यादा सफर कर रहा है।
और इसे बचाने के लिए सिर्फ एक डिवाइन ऑब्जेक्ट ही काम में लाया जा सकता है, जो कि हमारे क्लैन की डिवाइन लाइट की ब्लेसिंग को दोबारा से रिगेन कर देगा। इसलिए हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए और उस क्लैमिटी से बचने के लिए इस डिवाइन हैंड का हमारे क्लैन में रहना जरूरी है। जिस पर युआन यहाँ अब तानिन के बारे में सोचता है और ये डिसाइड कर लेता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि सब कुछ जब ये मेरे इस डिवाइन हैंड के कारण ही हो रहा है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कंडीशन ये है कि तुम कभी भी मेरे फॉक्स लैंड पे दोबारा से हमला नहीं करोगे। जिस पे कमांडर उसे कहता है कि जब डिवाइन हैंड हमारे पास आ जाएगी तो फिर मतलब ही नहीं बनता तुम्हारी फॉक्स लैंड पे हमला करने का। आगे युआन अपनी दूसरी कंडीशन रखता है और वो कंडीशन ये होती है कि उसे आखिरी बार तानियन को जगा करके बात करनी है। जिस पे कमांडर ये सोचता है कि युआन तो इतना ज्यादा इंजर्ड है तो यहाँ से वो भागने की कोशिश नहीं करेगा, इसीलिए इसकी दोनों कंडीशन को मान लेता है और तानियन के ताबूत को उसकी तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पे युआन जो होता है वो तानियन को जगाने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता कि तभी ऑटोमन वहाँ पे अपेयर होता है और युआन को इस तरह की स्टूपिड चीज करने से वो मना करता है। वो उसे ये भी कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा करने से यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ युआन नहीं रुकता, वो तानियन को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, इसीलिए डिवाइन हैंड को उनके सामने आगे कर देता है। आगे एक बंदा आकर के यहाँ युआन की डिवाइन हैंड को काटने ही वाला होता है, तभी एक एरो उस तलवार के ऊपर चल जाती है। जोर से तानियन चिल्लाते हुए उस बंदे को कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। अब आगे तानियन यहाँ युआन को बचाने के लिए उन सभी पे अपने बो एंड एरो से अटैक करती है। साथ ही साथ वो युआन को डांट भी रही होती है कि क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो जो इस तरह की स्टूपिड हरकत करने के लिए चले थे। कि तभी वहाँ पे अचानक से अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वहाँ पे उसी इविल थिंग को देखा गया था। वहाँ पे कमांडर को लगता है कि कहीं अंडरग्राउंड पैलेस में उनकी जो सील है जो कि उस इविल थिंग को इतने सालों से कैद में रखे हैं वो सील लूज तो नहीं हो गई है। अब यही चीज पता करने के लिए कमांडर अपने 2 बंदों के साथ उसी इंपीरियल टॉम के अंदर जाने का डिसाइड करता है। बाकी 2 को यहीं रुकने का आदेश देता है ताकि वो युआन की डिवाइन हैंड पे नजर रख सके, क्योंकि इस डिवाइन हैंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए इस इंपीरियल टॉम की गार्डिंग है। और अगर उस सील को तोड़ता हुआ वो इविल थिंग अगर बाहर आ गई तो फिर पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। इसीलिए वो कमांडर यहाँ पे युआन के हाथ को काटने का प्लान अभी रोक देते हैं। इधर दूसरी तरफ तानियन जो होती है अभी युआन को डांट ही रही होती है कि आखिर तुम ऐसी स्टूपिड हरकत कैसे कर सकते हो और तुम तो पूरी तरह से बेवकूफ है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो तुम भी मारे जाते। जिस पे युआन उससे कहता है कि ऐसे काफी कम मौके मिलते हैं मुझे ब्रेव बनने के लिए। क्या तुमने स्टोरी बुक में ऐसा नहीं पढ़ा है कि हीरोज को ऐसा करना ही होता है हीरोइन को बचाने के लिए। अब आगे युआन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। जिस पे तानियन जो होती है ऑटोमन को ये ऑर्डर देती है कि वो यहीं पे रह के युआन की देखभाल करे, क्योंकि वो जो कमांडर है वो अभी फिलहाल के लिए युआन पे अटैक नहीं करेगा। इसीलिए वो कमांडर के पीछे जाएगी ताकि सच्चाई को उजागर कर पाए और आखिर इनके क्लैन में ये सब क्या चल रहा है ये पता लगा के रहे। क्योंकि अगर तानियन ने वॉर घोस्ट क्लैन के वो लोगों की मदद कर दी तो वो हो सकता है कि युआन की डिवाइन हैंड को पाने की इच्छा को त्याग दे। अब आगे वो कमांडर के पीछे जाती है उसी सच्चाई का पता लगाने के लिए, जिसपे वो 2 बंदे जो कि युआन को गार्ड कर रहे होते हैं वो आपस में कहने लगते हैं कि हमें इस लड़की के पीछे जाना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है कि कमांडर ने हमें डिवाइन हैंड के गार्ड करने के लिए कहा है, ना कि इस लड़की के पीछे जाने को। अब आगे उस इविल थिंग का पीछा करने के लिए कमांडर अपने सभी आदमियों को अलग अलग रास्ते में भेज देता है। इधर तानियन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि बहुत साल पहले ही डेमन और गॉड्स के बीच में जो इतनी लंबी फाइट चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। तो आखिर ऐसी कौन सी इविल थिंग है जो इस इंपीरियल टॉम के अंडरग्राउंड इलाके में सील करके रखा गया है। अब आगे तानियन जो होती है उसी इविल थिंग का पीछा करते हुए एक फॉरबिडन एरिया में चली जाती है और यहाँ पे उसे अंदर जाते हुए कमांडर और उसके बंदे देख लेते हैं। लेकिन वो तानियन का पीछा करने के लिए अंदर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई भी मॉर्टल बंदा इस एरिया में जाएगा तो उसकी मौत पक्की ही है। लेकिन उन घोस्ट क्लैन वालों को क्या ही पता कि तानियन आखिर में कोई मॉर्टल नहीं बल्कि देवी वुशुआंगी है। आगे जनरल अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि वे इस मैटर पे डिस्कस करने के लिए जिनके जितने भी जनरल्स हैं उन सबको समन करने वाले हैं और उन चारों को वही गार्ड करने के लिए कहते हैं। अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो उसे जल्द ही इन्फॉर्म किया जाए। अब आगे तानियन जैसे ही उसके अंदर पहुंचती है वो इविल थिंग जो होती है एक स्पिरिचुअल डोर को पार करते हुए और भी अंदर चली जाती है। तानियन जैसे ही उस बाउंड्री को पार करने वाली होती है उसकी मॉर्टल बॉडी जो होती है वो बाहर ही रुक जाती है और सिर्फ गॉडेस की स्पिरिट ही अंदर जा पाती है। अब आगे देवी वुशुआंगी की स्पिरिट्स जैसे ही आगे बढ़ती है उन्हें कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड में किस तरह से लोग डिमोनिक एनर्जी का विरोध किया करते थे
और इन विजन्स में ऐसी ताकत होती है कि वापस से वो शिवांगी को वो खींचते हुए किसी खाई के करीब ले आते हैं। उस एरिया की जो बनावट होती है वो किसी नर्क से कम नहीं लगती है। नीचे एक ज्वालामुखी से आग भड़क रही होती है और उसके ऊपर ही वो वुडन पीच वाला सील होता है, क्योंकि कई सारे इस तरह के इविल थिंग वाले स्पिरिट को इसके अंदर वश में किए हुए था। और ये एक तरह के एंशिएंट जमाने में बनाई गई डेमन को वश में करने वाला फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर से शिवांगी को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कह रही होती है कि इतने सालों में मुझे नहीं पता कि आज मुझसे कोई देवी यहाँ पे मिलने आएगी। अब इससे पहले कि हम ये जान पाते हैं कि उस अंडरग्राउंड इंपीरियल टॉम में उस फॉरबिडन सील में आखिर कौन सी इविल थिंग कैद है, ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें वापस से युवान को दिखाया जाता है, तो वो भी तानियन को बचाने के लिए उसी फॉरबिडन एरिया के बैरियर में जा चुका होता है, जहां पे वो एक स्पिरिचुअल डोर के बाहर तानियन की बॉडी को देखता है। अब तानियन को इस तरह से यहाँ पड़ा देख युवान को लगता है कि जैसे तानियन नहीं रही है और वो जोर से चीखता है। अंदर हमें देवी वुशांगी को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉर्टल बॉडी यानी कि तानियन की बॉडी को छोड़ करके गॉडेस की स्पिरिट फॉर्म में उस स्पिरिचुअल डोर के अंदर चली गई थी। यहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा फॉरबिडन फॉर्मेशन मिलता है जो कि एक तरह का केज है जिससे एक बहुत बड़ी इवल शक्ति को बांधने के लिए बनाया गया है। अब तानियन यहाँ पे उस फॉर्मेशन के इर्द गिर्द कुछ शैडोज को देखती है, तो इस इवल शक्ति को छुड़ाने के लिए वहाँ घूम रहे होते हैं। आगे पर्दे के अंदर से हमें ह्यूमन फॉर्म में एक औरत दिखाई जाती है कि उस शैडो से कह रही होती है कि अब जब तुम मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ पे आई हो और तुम्हारे अंदर की काइंडनेस अब पूरी तरह से खो चुकी है, सिर्फ डिमन बनने का ऑब्सेशन बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे वो शैडो को कुछ अपनी इवल पावर देती है और वहाँ से भेज देती है। आगे देवी वुशांगी उस इवल शैडो को तो रोकना चाहती थी, लेकिन वो जो लेडी होती है वो देवी वुशांगी को अपने पास खींच के ले आती है। यहाँ पे वो लेडी पर्दे से बाहर निकलती है और अपना परिचय देती है कि वो प्रिंसेस ऑफ लेक है और हजारों साल बीत चुके हैं उसे इस कैद में रहते हुए। आगे वो कहती है कि चाहे गॉड हो या डिमन, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझसे काइंड व्यवहार करेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। और तुम वही देवी वुशांगी हो ना जिसने गॉड ऑफ हैंड्स को क्रिएट किया था, खुद अपने ही बनाई हुई क्रिएशन को तुम ले नहीं पा रही हो। अब आगे वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जितने भी देवी देवता होते हैं जिनमें दैवी शक्ति होती है, उन सभी को ही हेवन, अर्थ और ह्यूमन ट्रायल से गुजरना पड़ता है। तुम्हें वो थी जो हेवन के अगेंस्ट जा करके एक मॉडल बॉडी के साथ एक ऐसा पुरस्कार यानी कि इनाम बनाया जिसकी वजह से तुम्हें ही सजा मिली और तुम्हारी दैवी शक्तियों को छीन लिया गया। तुम उसी मॉडल वर्ल्ड में सदियों से भटक रही हो ताकि उस मॉडल बॉडी से डिवाइन हैंड को फ्री करवा सको, और इसी गलती के कारण तुम्हें हेवन से ही निकाल दिया गया। जब तक तुम उस डिवाइन हैंड को वापस नहीं कर देती, तुम्हें हेवन में वापस आने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गॉड ऑफ युवान द्वारा बनाए गए रूल्स थे जिसका तुमने पालन नहीं किया था। जिस पे देवी वुशांगी उससे पूछती है कि वो इन सब से बाहर कैसे निकल सकती है। आगे प्रिंसेस ऑफ लेक इतना कहते हुए कि इन तीनों लोगों में वापस से टर्बुलेंस फिर से पैदा होने वाली है, लेकिन तुम चाहे जितना भी इसे रोकने के लिए कोशिश करो, ये होने वाला है तो होकर ही रहेगा और आगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहते ही वो देवी वुशांगी को उस इंपीरियल टॉम से बाहर फेंक देती है। इसके कारण देवी वुशांगी की जो स्पिरिट होती है वो वापस से तानियन के अंदर आ जाती है। अब उसे होश आता है और वो अपने आसपास कुछ अलग ही नजारे को देखती है। यहाँ युवान उसे बचा करके एक सीक्रेट जगह पे लाया होता है, इसे खुद युवान ने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पे वो तानियन को बताता है कि वो किस तरह से वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन से उसे बचा करके ले आया है, क्योंकि वे लोग जब उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं तो युवान ने उन्हें ये कहा होता है कि अगर तुम वापस से हम दोनों पे हमला करने की कोशिश करते हो तो फिर मैं इस डिवाइन हैंड का यूज करूंगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुन करके जो डिप्टी कमांडर होता है वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन का, वो ये सोचता है कि वो अपने इस इंपीरियल टॉम को तबाह नहीं होने देगा, इसीलिए वो इन दोनों को भी वहाँ से सही सलामत जाने की परमिशन दे देता है। अब आगे तानियन मन ही मन में सोच रही होती है कि वो शैडो क्लैन वापस से रिवाइव होने के लिए उसी ने ही उस इवल शैडो को प्रिंसेस ऑफ लेक के पास भेजा होगा, और अगर मैं डिवाइन हैंड को वापस से लेने में नाकाम रही तो मैं उस ट्रबुलेंस को कभी भी रोक नहीं पाऊंगी। और यही सब सोच के वो परेशान थी कि आखिर वो इन सब बातों को युवान को कैसे समझाएगी। इधर दूसरी तरफ युवान ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने तानियन को उस घोस्ट क्लैन वालों के चंगुल से बचा लिया और कभी भी दोबारा इस तरह की सिचुएशन आए तो वो तानियन को कभी भी इस तरह से खतरे में नहीं डालेगा। अब आगे तानियन और युवान के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इस ऑकवर्ड फीलिंग से बचने के लिए यहाँ पे तानियन ही चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछती है कि तुम इस जगह में कितने सालों से नहीं आए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है। जिस पे युवान उसे बताता है कि वो यहाँ 10 सालों में आज एक बार आया है।
और इसने अपने मन की शांति के लिए और सब जंजालों से दूर रहने के लिए इस जगह को बनाया था। आगे ये तीनों मिलकर के उस पूरी जगह की जी तोड़ सफाई करते हैं और यहाँ पे इनकी सफाई एक रोमांटिक सॉन्ग के दौरान होती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ये दोनों इस बात को भूल जाते हैं कि तानियन देवी वोशांगी है और युआन अपने फॉक्स क्लान का एक हाई प्रीस्ट है। वो सिर्फ यहाँ पे तानियन और युआन ही होते हैं जो एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं और उनका बस ये मोमेंट ही हमेशा के लिए काफी है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें लीडर ऑफ इविल शैडो क्लैन के डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि हानवी को टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि डेमन लॉर्ड ही वो बंदा होता है जो कि हानवी के अंदर के इनर डेमन को उसी इंपीरियल टॉम में भेजा था ताकि वो प्रिंसेस ऑफ लेक को ढूंढ सके। आगे वो उसे ये कहते हुए टॉर्चर करता है कि तुम तो मेरे लिए यूजलेस हो क्योंकि तुम तो ये काम भी नहीं कर पाई। आगे वो हानवी को जान से मारने वाला होता है कि तभी वो जो इविल शैडोज होती हैं वो हानवी के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और इसकी बॉडी में पूरी तरह से समाहित हो जाती है और उसकी इनर डेमंस को पूरी तरह से पजेस कर लेती हैं, जिसके कारण अब हानवी के अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छाई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके अंदर का जो इनर डेमन होता है वो उस पे पूरी तरह से अब हावी हो चुका था। आगे वो इविल शैडो यहाँ हानवी से कहती है कि आज के बाद से तुम ही इस शैडो क्लैन की सबसे पावरफुल डेमन लॉर्ड बनोगी। अब ये देखते हुए कि वो डेमन लॉर्ड बनने वाली है, तो जो लीडर होता है वो हानवी को शैडो से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में बिल्कुल भी नाकाम रहता है क्योंकि अब हानवी के अंदर उस इविल शैडो ने पूरी तरह से घर कर लिया था। वो अब उस डेमन लॉर्ड की पूरी शक्तियों को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगती है। अब आगे यहाँ पूरी तरह से हानवी जो होती है वो प्रिंसेस ऑफ लेक में बदल जाती है और उस डेमन लॉर्ड से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसेस ऑफ लेक तुम पे दया दिखाएगी। आगे वो कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे उस डेमन हार्ट से मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी और अब तुमने ये काम कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे लिए एक यूजलेस चीज हो जिसके अंदर इतनी डिमोनिक एनर्जी का होना ठीक बात नहीं। आगे जो हानवी होती है अब उस डेमन लॉर्ड की सारी शक्तियों को छीन लेती है, इवन कि जो उसका स्पिरिट स्नेक होता है उसे भी मारते हुए वो अपने लिए एक स्पिरिचुअल बैच बना लेती है। आगे वो यहाँ अपनी इविल हंसी के साथ उस डेमन लॉर्ड को कह रही होती है कि तुम मेरे लिए मात्र एक सोल के बाल बराबर हो और आज के बाद से सिर्फ मैं ही होंगी जो रूल्स को ब्रेक करूंगी और दोबारा से हेवन और अर्थ के सारे नियम कानून और लॉज को मेरे द्वारा ही लिखा जाएगा। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें वापस से वॉर घोस्ट क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अब उन्हें पता चल चुका होता है कि इंपीरियल ट्रॉम के अंडरग्राउंड पैलेस में से वो शैडो अब आजाद हो चुकी है और वो अब इस मामले में देरी नहीं कर सकते और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे क्योंकि उस बीस्ट के आजाद होने से बहुत बड़ा खतरा अब मंडराने वाला है। अब आगे यहाँ पे कमांडर अपने ही बंदे पे ये कहते हुए गुस्सा दिखा रहा होता है, लेकिन फिर उसे बाद में यही ऑर्डर देता है कि हमें किसी भी हाल में डिवाइन हैंड को लाना ही होगा और उस हैंड ऑफ गॉड के आते ही सारा मामला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। कि तभी एक बंदा यहाँ कमांडर को आके बताता है कि टॉम के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, सारे जो इवल शैडो हैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो पीछा करते हुए यहीं पे आ रहे हैं और अब उस फॉरबिडन एरिया से जो इतने सालों तक वे सारी इवल शैडोज कैद थे अब उस बैरियर को वो तोड़ते हुए बाहर निकल चुके हैं। अब ये देख करके तो कमांडर को चिंता होनी चाहिए, लेकिन कमांडर के फेस में हम अलग से ही इवल स्माइल को देखते हैं और हो सकता है कि ये सब कुछ करने के पीछे उसी का ही इवल प्लान शामिल हो। अब वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं, ये जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है ये जानना जरूरी है। तो अब यहाँ सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम युआन को देखते हैं जिसे वॉर घोस्ट क्लैन के डिप्टी कमांडर ने जान से मार दिया होता है और अब बहुत देर हो चुकी थी, तानियन को वहाँ पे आने में लेट हो जाता है। युआन उसे काफी नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुमने मुझे अप्रोच किया सिर्फ इस डिवाइन हैंड के लिए ना, तो ये अभी भी सही सलामत है। आगे वो उसे झड़कते हुए कहता है कि दिखावा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही देवी वोशांगी हो और प्यार का नाटक और ये सिर्फ दिखावा तुमने मेरे इस डिवाइन हैंड को पाने के लिए किया और मैं समझ गया हूँ कि तुम कितनी स्वार्थी थी, तुम सिर्फ इस डिवाइन हैंड के लिए मेरा ये हाथ काटना चाहती थी, तो लो तुम्हारे सामने ये हाथ है, इसे काट डालो। अब आगे तानियन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ उसका सपना था जो कि वो दिन में ही देख रही होती है, क्योंकि अभी भी उसे इस बात का पछतावा है कि उसने युआन को अब तक अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई है और ये सच है कि वही देवी वोशांगी है और यहाँ युआन को अप्रोच करने का कारण वही डिवाइन हैंड ही है। अब आगे ये लोग वॉर घोस्ट क्लैन से बचने के लिए अभी भी युआन की ही उस बनाई हुई सीक्रेट जगह पे होते हैं, जहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं। यहाँ जो ऑटोमैन है वो देवी वोशांगी के द्वारा ही बनाया गया एक ऑटोमेटिक मशीन है और यहाँ तानियन जो होती है आज उसे एक नाम दे देती है
ये कहते हुए कि वो बिल्कुल युवान के जैसा लग रहा है इस फॉक्स वाली टोपी को पहन के। वो उसे जूनियर युवान कह के पुकारती है। अब आगे यहाँ युवान तानियन को इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर का बुके भी उसे देता है। अब अगले सीन में हम युवान को देखते हैं जो तानियन को और भी ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए उसे छुपते छुपाते कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जब तानियन उसे देखने जाती है वो दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उस दरवाजे के अंदर से धुआं जैसा कुछ निकल रहा होता है। अब आगे जब ऑटोमन उस अजीब सी क्रिएचर को देख लेता है तो यहाँ युवान का सारा भांडा फूट जाता है और वो तानियन को उस कमरे में ले जा करके अपनी क्रिएशन दिखाता है। तो उसने भी तानियन जैसी दिखने वाली एक हूबहू वुड से कार्व करते हुए एक ऑटो वुमन बनाई है। तानियन यहाँ अपने ही जैसी दिखने वाली वुड क्रिएचर को देख करके काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे जिया नाम देती है। अब आगे युवान उसे कहता है कि ये तो उसने सरप्राइज देने के लिए उसे बनाया है, लेकिन उसके स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इतना अच्छा ऑटो मशीन वो नहीं बना पाया है। तानियन उसे कहती है कि पहली बार किसी ने उसके लिए इस तरह की चीज बनाई है। अब तानियन एक्चुअल में तो एक गॉडेस होती है और ये कहते हुए कि आज से हम लोग सब एक फैमिली है, उस वुड से बनी हुई क्रिएचर पे जान डाल देती है। इसे जिया जो कि एक ऑटो वुमन है वहाँ पे हिलने लगती है, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाती क्योंकि वो लड़खड़ाते हुए रोबोट की तरह बात करती है। जिसपे तानियन यहाँ बताती है कि जब से उसकी एक डिवाइन चीज खो गई है तब से वो एकदम परफेक्ट मैकेनिकल क्रिएशन को दोबारा नहीं बना पाती है, इसलिए इस क्रिएचर के उसने आधे अधूरे मैकेनिज्म को ही फिक्स कर पाया है। ये चारों मिलकर के वहाँ पर एक फैमिली की तरह बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं, जिसमें वो सभी साथ में खाना खाने से लेकर के स्नोमैन भी बनाते हैं। और यहाँ इस गुप्त जगह पे रहते हुए इन्हें काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। और एक दिन यहाँ पे तानियन और युवान जो होते हैं वो अपने रोबोट्स को ये कहते हुए कि घर की देखभाल करना, वो जंगल में घूम रहे होते हैं जहाँ उन्हें एक मैजिकल क्रेन दिखता है। अब ये क्रेन कई दिनों से इनके आसपास के घर के इलाके में घूम रहा होता है, इसीलिए वो उसे अप्रोच करने के लिए इसके पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वो जो क्रेन होती है एक स्पिरिचुअल ट्री की रक्षा कर रही होती है। इसके अराउंड उसने एक बैरियर भी लगा रखा होता है। यहाँ युवान जो होता है अपने डिवाइन हैंड का यूज करते हुए उस बैरियर को तोड़ देता है। इससे पहले कि वो उस क्रेन को हट कर पाता, वो क्रेन यहाँ पे बोलने लगती है। वो इस ट्री को प्रोटेक्ट कर रही होती है और उसे बचाते हुए यहाँ घायल भी हो जाती है। आगे जब युवान उसे ठीक कर देता है तो वो अब अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि वो इस ट्री को बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रही है और वो इस ट्री से ऑब्सेस है और ऑब्सेशन की वजह से ही यहाँ पछतावा पैदा होता है। अभी आखिर प्रियन को इस बात का पछतावा हो रहा होता है। वो आगे बताना शुरू करती है कि ये जो पेड़ है वो अपने स्पिरिचुअल लीफ के साथ पैदा हुआ था और बहुत काइंड हार्टेड है। जब वो क्रेन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और इसके पास आई थी तो स्पिरिचुअल ट्री ने अपनी लीव्स की मदद से वो हर कोशिश की इस क्रेन को हील करने की। कुछ ही दिनों में क्रेन बिल्कुल सही हो जाती है और फिर वो दोनों सारा दिन और सारी रात हमेशा साथ में गुजारते थे। लेकिन इनके प्यार की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी क्योंकि एक दिन इस पेड़ पे एक पॉइजनस फ्रूट ग्रो होता है। वो पॉइजनस फ्रूट काफी ज्यादा ब्राइट और काफी ज्यादा टिम्पटिंग लगता था। क्रेन को इस बात का डर था कि कहीं इस फ्रूट का पॉइजन इस पेड़ की ब्रांचेस में ना फैल जाए, इसीलिए वो अपने चोंच से इस पे मार करके गिरा देती है। लेकिन उस स्पिरिचुअल ट्री ने यहाँ क्रेन को ही गलत समझा। उस पे ये इल्जाम लगाया कि क्रेन ने सिर्फ इस फ्रूट के लिए ही उसे अप्रोच किया है। इससे पहले कि क्रेन उसे सारी बात को समझा पाती, उस ट्री ने बिना एक्सप्लेनेशन दिए ही उस क्रेन को अपने से दूर कर लिया। वो क्रेन तो गुस्से से वहाँ से लौट गई, लेकिन कई सीजन पास हो गए, लेकिन वो उस पेड़ की याद में ही खोई रहती थी। आगे क्रेन को भी अपने ऊपर अभिमान था और वो अपने प्राइड को कम करने के लिए वापस से स्पिरिचुअल ट्री के पास नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसका ये प्लॉट इतना महंगा पड़ेगा। एक दिन जब वो वापस आती है तो वही यूथफुल ट्री जो बहुत ही ज्यादा शानदार हुआ करता था पूरी तरह से मुरझा गया और आखिरकार वो मर गया। वो क्रेन तो उससे फेयरवेल कहने आई थी, लेकिन अब उन दोनों के बीच पछतावा तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आगे तानियन यहाँ अपनी कंडीशन को इस क्रेन के साथ कंपेयर करती है और ये कहती है कि अगर इन दोनों ने आपस में बात करके सब कुछ क्लियर कर लिया होता तो आज इन दोनों की इतनी ट्रेजेडी भरी एंडिंग नहीं होती। आगे युवान उससे कहता है कि तुम सही कह रही हो कि इस ट्री ने बहुत बड़ा पछतावा दिखाया है और सबसे ज्यादा पछतावा इसी ही हुआ और इसी की पछतावे के कारण ये मारा गया। अब तानियन काफी इस बात से सैड होती है, इसलिए युवान उसके मूड को चिल करने के लिए उसके लिए एक शानदार वाइन लेके आता है। ये वाइन एक ग्लब में ही वो निगल लेती है, जिसपे युवान उससे कहता है कि तुम आखिर इस वाइन को इतनी जल्दी कैसे पी सकती हो, क्योंकि ये वाइन तो सिर्फ गॉड्स के लिए है। अब ये देवताओं का अमृत है, ये जान करके तानियन बहुत ही ज्यादा उस वाइन को पीने लगती है और पूरी तरह से यहाँ अपना सुध बुध खो बैठती है और नशे की हालत में वो यहाँ युवान से इस बात का इजहार कर देती है कि वो उसे काफी पसंद करती है। अब यहाँ इनके बीच में काफी रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मून लाइट में एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन तानियन किस किए बिना ही वहाँ पे सो जाती है कि तभी युवान को आसपास में एक खतरा मंडराते हुए नजर आता है। उसने जो इस सीक्रेट हाउस के अराउंड एक बैरियर लगाया होता है, किसी ने उस बैरियर को तोड़ दिया था
अब आगे ऑटोमन और जिया भी वहाँ पे आ जाता है, जिनसे यहाँ युआन कहता है कि तुम्हें यहाँ तानियन का ख्याल रखना है और इस बैरियर से बाहर मत निकलना। इतना कहते हुए वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक बैरियर लगा देता है और फिर उससे बाहर निकल कर ये देखने के लिए चला जाता है कि आखिर ये सीक्रेट प्लेस का कैसे किसी को पता चला है और कौन यहाँ पे अटैक करने आया है। अब आगे युआन उस बैरियर के क्रैक्स को हील करने की तो कोशिश करता है, लेकिन उस बैरियर पे पहले ही अटैक हो चुका था और वो अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही वॉर घोस्ट क्लैन का ही डिप्टी कमांडर होता है। वो उस बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आता है और युआन से कहता है कि काफी लंबे समय तक तुम एक कहर की तरह यहाँ पे छुपे रहे और अब यहाँ से बच के भाग नहीं सकते। जिस पे युआन भी उसकी चाल को समझ जाता है, क्योंकि ये जो वॉर घोस्ट क्लैन का डिप्टी कमांडर था वो एक्चुअल में उस इविल शैडो क्लैन से मिला हुआ है और इन दोनों की मिली भगत को युआन काफी पहले जान चुका था। अब आगे उस कमांडर के ये कहते हुए कि आज इस चूहे बिल्ली के गेम को यहीं पर खत्म करते हैं। अब ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके आगे के प्री रिकैप भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें देवी वो शांगी को उसी की बहन जो गॉडेस हानवी है वो कैप्चर कर लेगी और उसे मजबूर करेगी कि वो किसी भी तरह से डिवाइन हंट को वापस लेकर के ही आए। अब आगे युआन को भी उसे कोई अपना जानने वाला जो कि उससे काफी ज्यादा करीब है उसे बहुत बुरा वाला धोखा देगा, जिस पे हो सकता है कि यहाँ हमारे मेन लीड की मौत भी हो जाए। और फिर उसके बाद ये कहानी कौन सा टर्निंग पॉइंट लेगी ये जानना हमें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर देता है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।